हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक और नया चैप्टर पार्लियामेंट के बाद अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज, आपकी बुक का 24वां चैप्टर। तो भाई पार्लियामेंट्री कमिटीज, इसमें क्या स्पेशल है सर? देखो, मोटी मोटी बात यह है कि जब हमने पार्लियामेंट पढ़ा तो हमने समझा कि पार्लियामेंट में इतने सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये कुल मिला के ले पर्सन है, लेमैन, ले वुमन है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट में इतने सारे जो लोग बैठे हैं, दीज पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड ये जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ हमारा फंक्शन होता है, हमारे यूनियन सरकार का, स्टेट सरकार का। अब ऐसे में क्या होता है कि आपका पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर एक बात बताओ, जब इन्हें कुछ पता ही नहीं है, इन्हें डिस्कशन नहीं आ रहा है, तो हमने इन्हें भेजा ही क्यों है? तो कुल मिला के ये है कि हमने अपने आप को रूल करवाने के लिए हमने इन लोगों को बोला कि अब आप जाइए, वहां जाके बैठिए, हमारे लिए निर्णय करो, हमारे लिए रूल बनाओ, हमारे लिए, हमारे हिसाब से पॉलिसियां लागू करो। ठीक है। फिर जब ये लोग वहां गए और ये देख रहे हैं कि अच्छा, सरकार की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, ये नीति होनी चाहिए। अब कई पार्लियामेंटेरियंस को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस के लिए, यानी जो हमारे जो सदन के सदस्य होते हैं, इनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये कोई पढ़े लिखे होने चाहिए या कोई 10th 12th पास होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। नहीं, एक कोई भी व्यक्ति जो 25 साल से ऊपर का है, जो भारत का नागरिक है, तो वो एमपी बन सकता है लोकसभा का। ऐसे ही राज्यसभा में भी है। अब इससे क्या हो रहा है कि संविधान ने कहीं नहीं बोला कि एमपी कौन नहीं बन सकता है। ठीक है, एक जगह बोल दिया कि अगर ठीक है, अगर किसी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो तो हाँ, आप एमपी नहीं रह सकते हो, अदरवाइज तो आप एमपी बन सकते हो, बस जीत के आओ लोगों से। अब जब ये लोगों से जीत के आ रहे हैं तो सब तरह के लोग आ रहे होंगे जीत के। कोई हो सकता है फिल्म एक्टर एक्ट्रेस हो, कोई हो सकता है कोई बहुत बड़े घराने का बेटा या बेटी हो, कोई हो सकता है कि किसी उसको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली हो, लेकिन तब भी जनता की सपोर्ट है, जनता का आशीर्वाद है, तो वो एमपी हैं। अब इन लोगों को जो टेक्निकलिटीज आएंगी इस बिल की, ये इनको समझ में नहीं आ सकती। बिल माने क्या? विधेयक। जैसे कोई भी बिल होता है, जैसे अभी लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट बिल का एक्सपोर्ट के लिए एक बिल आया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से, एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से। खैर, उसको हटा दिया गया। अब इसमें क्या था, बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स थी, कई सारे उस पे एमपी उस पे लड़ रहे थे, पब्लिक ओपिनियन में चला गया था वो बिल। तो अब इस बिल की टेक्निकलिटीज को समझने के लिए हमने माना कि हमें चाहिए एक एक्सपर्ट ग्रुप, एक एक्सपर्ट पैनल जो ज्यादा समय तक बैठ सके। क्योंकि क्या हो रहा है, पार्लियामेंट तो साल में 3 बार मिल रहा है, बजट, मानसून, विंटर सेशन। कुल मिला के कितने 80 से 150 दिन पूरे साल में ये लोग बैठ के काम कर रहे हैं। क्या ही काम कर लेंगे, कितना ही काम कर लेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि एक पार्लियामेंट की अपनी कमेटी बनाई जाए, पार्लियामेंट्री कमिटीज, समितियां। इनमें क्या होंगे, इनमें मेंबर्स होंगे उसी पार्लियामेंट के, कुछ जो स्पीकर के, जो लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन, उनको चुन के बोल देंगे सब, अब आप लोग हो इस कमेटी के मेंबर्स, और एक फलाना बिल आया है, इस पर आप चर्चा करो, और चर्चा करके हाउस के सामने, इसी सदन के सामने अपनी अपनी रिपोर्ट टेबल करो, हम उस पर स्टडी कर लेंगे। हमें इस बिल की इतनी लंबी चौड़ी पूरी दास्तान नहीं समझनी है। अब एक कमिटी, कोई भी पार्लियामेंट्री कमिटी क्या हो सकती है? मतलब पार्लियामेंट्री कमिटी माने क्या, कि सदन की, पार्लियामेंट की, संसद की अपनी एक समिति। अब ये कमिटी वो हो सकती है जो स्पीकर जी बनाए, या राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो उसको अपॉइंट या नॉमिनेट करें। क्या है ये बात, कि जो स्पीकर हैं लोकसभा के, वो बोलें कि ऐसा है सर, अब मैंने ऐसे 10 15 12 लोग चुन लिए हैं, 25 लोग, 30 लोग, जितने भी हैं, और मैं इन सबको अपॉइंट कर रहा हूं, या मैं इन सबको नॉमिनेट कर रहा हूं, नामांकन कर रहा हूं कि ये सारे मेंबर्स हैं, और इन 550 लोगों में से मैंने ये 25 लोग चुन लिए या ये 10 लोग चुन लिए, और मैंने इनको बोला कि क्योंकि इनका मन भी था कमेटी में रहने का, कि ठीक है अब आप लोग इस कमेटी में आ जाओ, और आप में से एक जना आप इस कमेटी का चेयरमैन होगा। ऐसे बात होगी। फिर इस कमेटी के पास क्या होगा, इस कमेटी के पास अपना सेक्रेटेरिएट होगा। मतलब यहां पे रोल आता है आपके जैसे फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स का, जो मैं हमेशा कहता हूं। तो जब सेक्रेटेरिएट होने से क्या हुआ, कुल मिला के तो इस कमेटी के मेंबर बने कौन है? मेंबर बने हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ले पर्सन है, उन्हें ज्यादा 3-5 नहीं आता, उन्हें चाहिए टेक्निकल पर्सन जो उन्हें बता सके कि चल क्या रहा है सर। अब वहां पे आपका रोल आ गया कि आपके पास आएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फोन कि ऐसा है सर या मैम, मैं अभी इस कमेटी का मेंबर बना हूं और मुझे आपके सेक्रेटेरिएट की हेल्प चाहिए। मुझे आप एज अ सेक्रेटरी आप अगले
10 दिन, महीना भर, 2 महीना भर, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल आप मेरे साथ काम करो, मुझे बताते चलो कि मुझे कैसे इस बात पे और डिबेट करनी है पार्लियामेंट में, या कैसे इस रिपोर्ट को टेबल करूं मैं और पार्लियामेंट में अपने और एमपी कॉलीग्स के सामने ये अपना प्रस्तुत करूं। ठीक है, तो ऐसे बनने वाली कमिटीज को, ऐसे फॉर्म होने वाली कमिटीज को हम बोलते हैं कि हाँ साहब ये पार्लियामेंट की अपनी कमिटीज बनी है। अब कमिटीज के अपने अपने क्लासिफिकेशन भी है, स्टैंडिंग कमिटी भी है, एडहॉक कमिटीज भी हैं, अभी एक एक करके उनको देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगी हम पहले उसे ही देखेंगे। अब यहां पे समझ लो कि ये जो कमिटीज होती हैं इन्हीं का काम होता है कि पार्लियामेंट की हेल्प करना, क्योंकि इन्हें नहीं समझ में आ रही है। इन 550 लोगों के साथ बैठ के रोज रोज चर्चा ना तो हो सकती है, ना फीजिबल है, ना पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, पार्लियामेंट की कमेटी बनाई। पार्लियामेंट कमेटियां हेल्प करेंगी इस पार्लियामेंट को अपने सारे ड्यूटी डिस्चार्ज करवाने में, क्योंकि पार्लियामेंट ने जो खुद को जो रोल दे रखे हैं, जो संविधान ने उसको पावर दी है, और पार्लियामेंट ने जो खुद रोल सब्ज्यूम करे हैं, उन रोल्स को निभाने में पार्लियामेंट की अपनी कमेटियां ही उसे हेल्प करेंगी, पार्लियामेंट को रन करवाने में, देश को रन करवाने में। ठीक बात। नाउ ये तब भी काम करेगी जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, यानी कि जब लोकसभा एक एडजॉर्न हो रखी होती है एक सेशन के बाद, और दूसरे सेशन में अभी वो समन नहीं की गई है, अभी बुलाई नहीं गई है। ठीक है, तब भी ये काम करते रहते हैं। और इसमें कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल होते हैं, मैंने आपको बताया 10, 15, 20, 25, 30 इतने लोग इसमें हो सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि 500 लोग एक कमेटी के मेंबर हो, नहीं हो सकते, नहीं चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो अब अगर कम लोग हैं इसका मतलब है कि एफिशिएंसी इस कमेटी की बढ़ जाएगी। 25 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, खटाखट उसमें सारी डिटेल भेजी, काम हो गया अपना। ऐसे काम चलेगा। यहां पे अब आगे बात शुरू करो कि सर हमें बताओ कि कैसे कैसे कमेटियां बनी हैं। ठीक है, तो हमने बांटा है इस तरीके से, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है हमारी एडहॉक कमिटीज। अब स्टैंडिंग कमेटियां माने ये होती हैं परमानेंट नेचर की, स्टैंडिंग माने खड़ी हुई है, स्टैंडिंग है ही तो है, अब ये तो रहेंगी। एडहॉक ये होती है टेम्पररी नेचर की। अब जब इनका काम खत्म हो जाता है, इन कमेटियों को बोल देते हैं थैंक यू वेरी मच, अब आप जा सकते हैं, आपका काम हो गया। कोई एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के लिए, इंपॉर्टेंट बिल के लिए, इंपॉर्टेंट कोई मोशन लाना था, इंपॉर्टेंट कोई देश में कोई चर्चा चल रही है, हॉट टॉपिक हो रहा है, उसके ऊपर इनको बुलाया कि बोला गया जरा एक काम करिए, अब आप लोग 15-20 दिन यहीं रहना, काम करते रहना, और हमें बता देना आखिरी में कि रिजल्ट क्या निकला है, तब इनको बुला लेते हैं। ठीक है, अब एडहॉक कमिटीज के भी दो नेचर होते हैं, क्या क्या, इंक्वायरी कमेटी और एडवाइजरी कमेटी। अभी आगे आएंगे ये सब, अभी इनको आगे खोलना है। स्टैंडिंग कमेटी ये हर साल बनाई जाती है एंड इट वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। ठीक बात, ये काम करती ही रहेगी, ये रुकेगी नहीं। स्टैंडिंग कमेटी बड़ी होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी की पावर ज्यादा होती हैं, और स्टैंडिंग कमेटी का रोल बड़ा होता है, चौड़ा रोल होता है, काफी आगे तक फैला हुआ होता है। आपको समझ में आ रहा है ना अभी तक कमेटी क्या, किस कमेटी की बात कर रहा हूं, कैसी कमेटीज की बात कर रहा हूं? पार्लियामेंट के अपने मेंबर्स, 500 550 मेंबर्स, उनमें से स्पीकर ने या राज्यसभा के चेयरमैन महोदय ने इनको उठा लिया और बोला कि अब आप लोग हाउस के मेंबर तो हो ही हो, साथ में अब आप एक कमेटी के मेंबर और बन जाओ। जैसे एक क्लास में एक मॉनिटर होता है, उसके साथ 2-3 असिस्टेंट होते हैं, तो वो हैं तो उस क्लासरूम के हिस्सा ही, वो तब भी तो अपने स्कूल मैथ्स की क्लास अटेंड करेंगे ही करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि उनको स्पेशल प्रिविलेज मिल गई कि तुम मैथ्स की क्लास में ही बताना, नहीं। तो वो मेंबर हैं, हाउस के मेंबर हैं, वो क्लास के मेंबर हैं, रहेंगे वहीं के वहीं, पर उसमें साथ ही उनको एक अलग काम दे दिया कि आप मॉनिटर बन जाओ, आप एक काम करो, सारे बच्चों की रोल लिस्ट बनाते रहो, सारे बच्चों की क्लास वर्क कॉपी, होमवर्क कॉपी लेते रहो, और उसकी लिस्ट बना के मेरे स्टाफ रूम में लाके रख दो। ऐसे कुछ काम, ये मैं आपको एनालॉजी दे रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ठीक है, अब जो एडहॉक कमिटीज हैं, या तो वो इंक्वायरी कमेटी होगी या वो एडवाइजरी कमेटी होगी। इंक्वायरी कमेटी है तो ये बनाई जाती है समय समय के अनुसार, जब जब जरूरत होती है, आइदर बाय 2 हाउसेस ऑन अ मोशन अडॉप्टेड बाय स्पीकर और द चेयरमैन टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक सब्जेक्ट। नाम से समझ में आ रहा है, इंक्वायरी इंक्वायरी इंक्वायरी। ठीक है, इसका समझ में आ रहा है, नाम से इसका मतलब है टू डू अ डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑन अ पर्टिकुलर बिल, ताकि एडवाइस दे सके बाद में। ठीक बात। नाउ ये देख लेना जैसे जॉइंट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ऑन इन पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स, ये बनाई गई थी एक बहुत गहन मौके के बाद, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट देश में एक हादसा हो गया था उसके बाद। ठीक है, नाउ रेलवे कन्वेंशन कमेटी बहुत पुरानी कमेटी है, चलती आ रही है। ठीक है, ये कमेटी के रोल होते हैं अपने अपने, निभाते हैं। अब पहले चलते हैं एडवाइजरी कमेटी की तरफ, छोटी होती है, समझ में आ जाएगी क्या। सिलेक्ट कमेटी और जॉइंट कमेटी। अच्छा ठीक है सर, तो सेलेक्ट कमेटी जो होगी ये एक हाउस से आती है, जॉइंट माने समझ में आ रहा है, जॉइंट 2 जगह से आती है। तो सेलेक्ट कमेटी आ रही है
इफ मेंबर्स आर फ्रॉम सिंगल हाउस एंड जॉइंट कमेटी इफ मेंबर्स आर फ्रॉम बोथ हाउस। बस ये समझ लेना। क्यों जरूरत है इनकी? जरूरत इसलिए है कि जब कोई बिल, कोई विधेयक कानून बनने से पहले जब उसको हाउस में चर्चा होने जाना है, उस बिल को, उस कानून को बनने से पहले, तो जब वो बिल अपने सेकंड रीडिंग में जा रहा होता है, सेकंड रीडिंग पार्लियामेंट का चैप्टर, अब वहां पे क्या होगा कि हाउस के पास ऑप्शन होते हैं। अब उस बिल के पास दो तीन रास्ते निकल के आ जाते हैं कि उस बिल का क्या होने वाला है। ठीक है, अब इसका या तो इस बिल का मुकाम ऐसा होगा कि यह बिल जनता के सामने पेश हो जाएगा, पब्लिक ओपिनियन, यानी कि इस बिल को लोकसभा की या राज्यसभा की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि हां, हम इस बिल पे आप लोगों की, आम जनता की प्रतिक्रिया मांगना चाह रहे हैं कि लाओ बताओ आप लोगों को कैसा लगता है अगर हम ऐसा बिल लेके आए तो। या इस बिल का क्या अंजाम होगा? ये बिल जाएगा किसी कमेटी, ये किसी कमेटी के पास, किसी कमेटी स्टेज में। कैसी? सिलेक्ट कमेटी में या ज्वाइंट कमेटी में। अभी समझ में आया? सिलेक्ट कमेटी एक हाउस से आई है, ज्वाइंट कमेटी दोनों हाउस से बन के आई है। मतलब क्या हुआ, अगर बिल किसी एक हाउस में है और उस हाउस ने कह दिया कि मैं चाहता हूं, मतलब हम सब 200-250 लोग, 500 लोग, जितने भी हैं उस हाउस के, हम चाहते हैं कि ये बिल जाए हमारी एक कमेटी के पास। ठीक है, अब वो कमेटी कौन है? वो कमेटी उसी हाउस से आई है। अब वो कमेटी उस हाउस से बनाई जा रही है और उस हाउस से निकाल के उसमें से 20-25 लोग चुन के हमने बोला कि तुम लोग पहले इस पर चर्चा करो और हमें बताओ। या फिर हम बोलेंगे उस हाउस में भी और दूसरे हाउस को भी इत्तला करेंगे, उनको बताएंगे कि साहब हमने सोचा है कि हम राज्यसभा और आप लोकसभा दोनों, या उल्टा भी, हम लोकसभा और आप राज्यसभा, हम दोनों मिलकर एक कमेटी बनाएं और इस कमेटी के पास इस फलाने बिल को भेजें जो हमारे पास अभी आ रखा है सेकंड रीडिंग में। सेकंड रीडिंग के बाद थर्ड रीडिंग में खाली वोट काउंट होते हैं, वहां पे फिर आगे खाली आयज और नोज बोला जाएगा, उसके आगे काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक बिल का अंजाम होता है। अब इसके बाद समझ में आएगा कि बिल की कहानी क्या है, बिल का अब आगे क्या होने जाना है। अब जब बिल चला गया है हाउस में डिस्कशन के लिए कि अब उस पर चर्चा होनी है, बहस होनी है, अब फिर यहीं पे वो हाउस चाह सकता है कि वो क्या करना चाह रहा है, सिलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट कमेटी। अगर ज्वाइंट कमेटी के पास गया तो मोशन हैज टू बी अडॉप्टेड फॉर द रेफरेंस ऑफ द बिल टू ज्वाइंट कमेटी। मोशन माने क्या कि एक कोई मेंबर वहां खड़ा होके, चाहे वो सरकार का, चाहे वो रूलिंग पार्टी का मेंबर हो, चाहे अपोजिशन पार्टी का मेंबर हो, वो खड़े होके बोले कि स्पीकर महोदय या जो भी पीठासीन महोदय जो भी होंगे, राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, वो उनसे बोले कि साहब मैं चाहता हूं, मैं हाउस को, पूरे सदन को एक मोशन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इस मोशन पे विचार करें कि क्या ये बिल को हम ज्वाइंट कमेटी के लिए भेजें। फिर हाउस बोलेगा कि हाँ हम इस मोशन पे विचार करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब अगर ऐसे स्पीकर साहब बोल देंगे कि हाँ देखो मुझे ज्यादातर लोग दिख रहे हैं जो हाँ बोलते हुए, फिर इस मोशन पे विचार होगा कि क्या इसको बिल को भेज दें। फिर लोग बोलेंगे हाँ या ना। अब उसके बाद जब ये हाँ हो जाएगी तब डिसीजन इज कन्वेड टू द अदर हाउस। फिर डिसीजन दिया जाएगा दूसरे हाउस को कि साहब हमने तो यहां पास कर लिया है कि हमें ज्वाइंट कमेटी में चाहिए, आप लोग भी उधर से बताओ क्या करना है। ठीक है, फिर मेंबर्स ऑफ द अदर हाउस नॉमिनेट द मेंबर्स। वो दूसरे हाउस वाले बोलेंगे अच्छा ठीक है हम भेज रहे हैं आपको 10-12 लोग अपनी तरफ से, और ठीक है ये भी ले जाओ, इनको ले इनके यहां से ले लो और हमारे यहां से जो आए थे वो ले ही लो। अब फिर बिल देन स्टैंड्स रेफर टू ज्वाइंट कमेटी। फिर बिल को बोला जा रहा है कि हाँ अब ये बिल गया ज्वाइंट कमेटी के पास। अब जो ज्वाइंट कमेटी का चेयरमैन होगा वो उन्हीं के, ये इस कमेटी के मेंबरों द्वारा ही बनाया जा रहा है। बात समझ में आ रही क्या हो रहा है? इधर एक हाउस बैठा हुआ है, ठीक है, ये एक हाउस है, चाहे इसको अभी मैं इसको लिखना चाह रहा हूं बस सभा, वरना फिर आप कहोगे कि ये तो लोकसभा है या राज्यसभा है, तो इसको मैं लिख रहा हूं सभा 1। ठीक है, ये हो गई हमारी सभा 2। समझ में आ रहा है? एक सभा ने बोला कि हम चाहते हैं ये बिल जाए, ये बिल जाए एक ज्वाइंट कमेटी के पास। फिर इस हाउस ने अपने आप तो मोशन पास करवा लिया और बोल लिया कि साहब हम चाह रहे हैं ये बिल जाएगा ये जाएगा ज्वाइंट कमेटी के पास, नहीं तो नहीं हो पाएगा इसका कुछ। दूसरे हाउस ने बोला, सभा 2 ने, कि साहब अच्छा आप ऐसा चाह रहे हो, ठीक है हम अपने यहां से आपको भेज रहे हैं 12-15 मेंबर, जितने भी मेंबर चाहिए होंगे वो भेज दिए गए। तब वो बिल जाएगा एक इन दोनों कमेटियों, इन दोनों हाउसेस के मेंबर्स की बनाई हुई कमेटी के पास। इसी कमेटी के जो मेंबर्स होंगे वो आपस में चुनेंगे कि इनका चेयरपर्सन कौन होगा। चेयरमैन तो ज्वाइंट कमेटी। अगर ये बिल गया अपने ही हाउस के, सभा 1 या सभा 2 कुछ भी कह लो, सभा 1 के अपनी ही सेलेक्ट कमेटी के पास इस बिल का ये अंजाम हुआ, तब मोशन नीड्स टू बी अडॉप्टेड बाय द हाउस इन विच बिल कम्स अप फॉर डिस्कशन। के क्या करना है इस बिल का, अपने हाउस कमेटी में रखना है, अपनी हाउस की कमेटी स्क्रूटिनाइज करेगी इसको, हाँ ठीक है करेगी। अब फिर इसके बाद
ये जो कमिटीज होती हैं, दे कैन अमेंड द प्रोविजंस ऑफ द बिल बट विदाउट ऑल्टरिंग द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग इट। मतलब क्या हुआ कि ये कह सकती हैं कि इस बिल में, अगर मान लो कोई बिल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बिल है आधार जो बिल आया था, अब उस आधार बिल में कुछ कुछ ऐसे क्लॉज हो सकते हैं जिसपे बहस हो सकती है कि कमेटी कह दे कि साहब ऐसा है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी के पास आधार अगर नहीं हो तो उसको बैंक अकाउंट ना खोलने दिया जाए। ठीक है, इस बात पे कमेटी बोल सकती है कि साहब हम इसका प्रोविजन अमेंड कर रहे हैं। अब लेकिन अब ये कमेटी इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल चेंज नहीं कर सकती उस आधार बिल का। आधार बिल का अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या था कि नेशनल अपना एक डेटाबेस बनाना है जिसमें हम अपने यूनिक आइडेंटिटी बना सकें सारे नागरिकों की। तो उसमें अब ये कमेटी ऐसा नहीं बोल सकती, कोई भी कमेटी, कि ऐसा करो आइडेंटिटी मत बनाओ, उसमें नाम और पता मत लिखो आईडी कार्ड में। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस बिल का अंडरलाइंग प्रिंसिपल ही ये था कि पहचान बनाई जाए एक नागरिक की, एक भारतीय की अपनी पहचान बनाने के लिए वो एक्ट आया, आधार एक्ट। अब उस आधार एक्ट का जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल था, जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल, उसकी यूएसपी जो थी, वो यूएसपी को ये कमेटी छेड़ नहीं सकती है। ठीक बात है। नाउ जो मेंबर्स हु डू नॉट एग्री विद द मेजॉरिटी रिपोर्ट मे अपेंड देयर मिनट्स ऑफ डिसेंट टू द रिपोर्ट। ये क्या है सर, इतने अच्छे अच्छे वर्ड क्या हैं? तो इसमें क्या है कि ये जो कमेटी है, इस कमेटी में कुछ मेंबर्स होंगे, कमेटी माने समिति, इसमें पर्सन 1 होगा, पर्सन 2 होगा, इसमें पर्सन 3 होगा। तो अब ये मान लेते हैं कि इसमें 3 ही मेंबर हैं, मिसाल के तौर पे, 3 तो कभी हो ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब इन 3 में से मैं कह रहा हूं कि जो 2 थे ये एक साथ हैं। ठीक बात। अब जो पर्सन 3 है वो कह रहा है कि मेरी तो बात सुन ही नहीं रहे हो आप लोग, मैं तो जब से कुछ और कह रहा था, आप दोनों ने मिलकर अपनी मेजॉरिटी ओपिनियन बना ली है, दिस मींस आप ही की चलने वाली है, मैं फिर क्या ही बोलूं। तो अब ऐसे में पर्सन 3 क्या कर सकते हैं कि वो अपने मिनट्स ऑफ डिसेंट, मतलब डिसेंट माने होता है मनाही करना, तो अपनी राजी ना देना कि मैं राजी नहीं हूं। तो मिनट्स माने यहां पे कोई घड़ी नहीं, मिनट्स नहीं, यहां पे मिनट्स होता है अपने टॉकिंग पॉइंट्स, कि मेरे पॉइंट्स क्या क्या हैं जिन बात पे मैं अड़ रहा हूं, जिन बात पे मैं लड़ रहा हूं, कि मैं मना कर रहा हूं कि ऐसा मत करो। तो अब ये क्या कर सकते हैं पर्सन 3, ये अपने ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स जिनकी वजह से वो नाराज हैं, वो अपनी रजा नहीं दे रहे हैं, राजी नहीं है, वो उसको रिपोर्ट में ऐड करवा सकते हैं कि साहब देखो, भले ही ये दोनों मिलके ये जो कमेटी के हम 3 मेंबर हैं, इनमें से कमेटी के 2 लोगों ने पहले डिसीजन ले लिया है कि बिल बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मैं मना कर रहा था, मेरे मना करने की रीजन ये है, कुछ भी मेरी डिसेंटिंग ओपिनियन हो सकती है, कोई भी मेरा डिसेंटिंग मेरी वॉइस है, मेरे जो भी कारण है, मैं जो कमेटी की रिपोर्ट जाएगी मैं उसमें अपने ये वाले नो वाले पॉइंट उसमें अपने ऐड करवाऊंगा, संलग्न करवाऊंगा, ये बोला गया है। अब हर कमेटी के मेंबर्स की जो मिनट्स होते हैं, मिनट्स माने जो उनके टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं, जितनी देर वो बोले हैं, जो वो बोले हैं, तो वो कमेटी की रिपोर्ट में मेंशन होते ही होते हैं कि हाँ साहब पर्सन 1 या मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4 से लेके मेंबर 25 तक, 30 तक, जितने भी मेंबर्स हैं, ये सब के सब ऐसा चाह रहे थे, इसमें से मेजोरिटी है मान लेते हैं 12, और बाकी जो हैं वो कुछ 7-8 ये हैं। तो जो 7-8 हैं जो मना कर रहे थे, जो राजी नहीं थे, उनके टॉकिंग पॉइंट्स ये थे, इसलिए वो मना कर रहे थे कि ऐसा मत करो। अब यार इत्तेफाक की बात है कि जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है और आज 2 बहुत बड़े शख्सियतों का जन्मदिन है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखूंगा और मैं चाहूंगा कि इतनी देर में आप इसको गेस कर लो। तो अगर कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो 5 मिनट बाद तो समझ ही जाओगे। ठीक है, क्या नाम लिखने वाला हूं मैं। अब ये क्या लोग थे, तो इनमें से एक तो थे जो बहुत ही ज्यादा बंगाली लैंग्वेज के बहुत बड़े ज्ञाता थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर थे, 1820 में इनका जन्मदिन हुआ था। ठीक है, और इन्होंने इनका जो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल था इंडियन लिटरेचर में, इंडियन हिस्ट्री में, इंडिया के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के हिस्सा थे। तो इन्होंने ही पास करवाया था हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। उस समय एक बहुत पीड़ादायक प्रथा थी, जिस समय अगर उस समय बंगाल में किसी विवाहित स्त्री के अगर पतिदेव की डेथ हो जाती है, तो विवाहित स्त्री को जीवन भर शादी दोबारा ना करने का उनके ऊपर बंदिश होती है, और
विवाहित स्त्री को अपना सिर भी मुंडवाना पड़ता है, बाल हटाने पड़ते हैं, सफेद धोती पहननी पड़ती है। और ये सब बहुत ज्यादा ऐसे क्रूअल तरीके थे जो इंडियन समाज में उस समय प्रचलित थे कुछ वर्गों में। तो उस चीज से ये बहुत ही ज्यादा परेशान थे। और इन्होंने कई बार अंग्रेजी हुकूमत से बात करी, कई बार इन्होंने कंपनी से, कई बार इन्होंने ब्रिटिश क्राउन से बात करी। आखिरकार लॉर्ड डलहौजी ने एक सिग्नेचर के साथ हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट का कानून ला दिया और ये प्रथा बंद हो गई कि जो विधवा औरतें होती थी उनका जो शोषण होता था, समाज उनको जो पीड़ा देता था, तो उस पीड़ा से उनको निजात दिलाने के लिए इन सर ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। तो आई होप इनका नाम आपको पता चल रहा है। दूसरे, इंडिया के बहुत ही जाने माने प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब ये जो पर्सन हैं, आप इनके बारे में थोड़ा सा सही से इंटरनेट पे पढ़िएगा। जितने इनके पास डिग्रियां हैं और जितना इनके पास अपना रेज्यूमे है, सीवी है, उतने घंटे की यूपीएससी की पढ़ाई भी नहीं है। हमारे इंडिया के बहुत बड़े फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे ये, इंडिया के आरबीआई के गवर्नर भी थे ये। और 1991 में जब इंडिया का हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था, जब अराउंड कुछ इतना रह गया था 1 बिलियन के आसपास, 2 हफ्ते का हमारे पास इंपोर्ट के पैसे देने का हमारे पास रिजर्व रह गया था, तब उस समय इंडिया की सिचुएशन जो थी। और उस समय इन्होंने ही इंडिया को संभाला था, इंडिया की इकोनॉमी से लाइसेंस राज को खत्म किया था। लाइसेंस राज समझ में आ रहा है? आप इकोनॉमी पढ़ते होंगे ये सब। तो इन्होंने उन चीजों से इंडिया को फ्री करवाया है और आज इनका 90वां जन्मदिन है। आज इनको हम याद करते हैं। हमारे बहुत अच्छे प्रिय ये थे, प्राइम मिनिस्टर थे। और दोनों केसेस में हमें एक चीज समझ में आ रही है जो बहुत ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट है इनकी स्टोरी देख के, कि सबकी जितने भी आप शख्सियत देखते हो, जितने भी आप बड़े बड़े स्कॉलर, विद्वान, जितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, सब सारे देखते हो। और ये पर्सन, ये तो ब्यूरोक्रेट भी नहीं था, ये तो टेक्नोक्रेट थे। मतलब ब्यूरोक्रेट से भी ऊपर, अरिस्टोक्रेट से भी ऊपर, हमेशा शांत, ग्रेसफुल, कूल, काम, बहुत ही सम्मान से बात करने वाले, हमेशा एकदम आदर से बात करने वाले। खैर, आजकल व्हाट्सएप बहुत ज्यादा कुछ भी फेक न्यूज फैलती है, अलग अलग तरह की अफवाहें उड़ाते हैं किसी भी लोग, किसी भी व्यक्तित्व के प्रति और किसी भी व्यक्तित्व के अगेंस्ट। ठीक है, वो लोगों का अपना मत है, जो भी है। लेकिन आई एक्सप्लोर यू कि एक बार ऐसी शख्सियतों के बारे में पढ़ना, सिर्फ पढ़ लेना बस, कभी गलती नहीं करोगे। आप देखोगे कभी भी जितना ऊंचा आदमी होगा वो उतना ही ज्यादा अदब के साथ, उतना ही ज्यादा शांत, उतना ही ज्यादा हम्बल, काम, कंपोज रहेगा। ये एक पहचान होती है। जितने भी बड़े स्कॉलर होते हैं, बड़े जितने इंडिविजुअल होते हैं, उनकी सबकी ये एक अंडरलाइनिंग, एक उनकी ये पहचान है कि दे डू नॉट टॉक एंड मूव वेरी रैपिडली, वेरी हरिडली। नो, दे आर वेरी सज्जन, सुशील, एकदम परफेक्ट। खैर, एनीवे, आई वांट दीज नेम्स फ्रॉम यू। मुझे ये नाम चाहिए, ये दोनों के दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं, स्टैंडिंग कमेटी की तरफ चलते हैं। अब स्टैंडिंग कमेटी इंपॉर्टेंट है। ये कुल मिला के 44 होती हैं, 24 इधर होती हैं, बाकी 20 ऐसे बटी हुई हैं, 17 इधर, 3 इधर। तो यहां से सबसे बड़ी कमेटी की बात होगी। ये है फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, जो धनराशि की बात करती है। तो धनराशि की बात करेगी, इसका मतलब है कि वो अकाउंट्स की बात करेगी, पैसे की बात करेगी, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की बात करेगी। तो पहले इनको यहीं से खोलना शुरू करेंगे, फिर आगे चलना शुरू करेंगे। अब यहां पे देख लो आप कि जब फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी हम पढ़ेंगे, हमें सबसे पहले पढ़नी पड़ेगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। बहुत बड़ी कमेटी होती है और सबसे पुरानी पार्लियामेंट्री कमेटी भी है। ये बनी थी इन 1921 अंडर जीओआई 1919। कौन से रिफॉर्म थे ये? कौन से इनको बोलते थे? ये इसको क्या बोलते थे? मिंटो मॉर्ली या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड? ये उस एक्ट के तहत ये बनाए गए। अब जो पीएसी होती है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, आगे इसको पीएसी बोलते रहेंगे, कुछ और बोलेंगे इसको। तो पीएसी जो होती है, दिस एक्ट सेट्स वॉचडॉग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। ये क्या है सर? वॉचडॉग वॉचडॉग क्या होता है? मतलब जो निगरानी करने वाला हमारा पशु, हमारा पालतू कुत्ता। तो अब कुत्ता वर्ड कोई डेरोगेटरी वर्ड नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे इंग्लिश का टर्म है ये। वॉचडॉग मींस जो प्रोटेक्ट कर रहा है, जो हमेशा निगरानी रखे हुए है, बाहरी किसी ताकत से अपने आप को बचाने के लिए आपको सचेत कर देगा पहले ही। ये इसका काम करती है पीएसी, हमारे
पैसे के केस में पीएससी हमको अलर्ट रखती है, हमको तैयार रखती है कि साहब गड़बड़ी होने वाली है, बी अलर्ट। तो यहां पे हम पीएससी की जरूरत समझते हैं। पीएससी मेंबर्स कितने हैं? 22 हैं। लोकसभा से 15 आते हैं, राज्यसभा से 7 आते हैं। आते कैसे हैं? ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जितने जितने लोकसभा राज्यसभा में, तो इनमें क्या होता है कि अगर मैं बोलता हूं कि सर मैं हूं एमपी फ्रॉम कानपुर से और मैं चुन के जाना चाहता हूं इस पीएससी कमेटी में मेंबर रहना चाहता हूं मैं। अब क्या होगा कि बाकी अब ऐसे 2-4 और मेंबर होंगे, वो भी कहेंगे साहब हम भी जाना चाहेंगे। उनको देख के 2-4 और बोलेंगे सर हम भी जाना चाहेंगे। तो 550 लोगों में से खाली 15 चुने जाने हैं। अब बाकी जो जितने लोग हैं, जो 530 लोग मान लो जितने भी हो रहे हैं ये, तो ये सारे लोग क्या करेंगे, हम 15 लोगों की वोटिंग के लिए, या हो सकता है ये और भी ज्यादा हो, इनके लिए ये चुनाव करेंगे। चुनाव कैसे होगा? चुनाव होगा थ्रू द पीआरएसटीवी मेथड। अब नहीं बताऊंगा यार, 4 क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझ जाना कि पीआरएसटीवी मेथड क्या है। मैं इसका फुल फॉर्म में नहीं बताना चाह रहा हूं आपको, इतनी क्लासों में आपको मैंने बता दिया है। पीआरएसटीवी माने क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब क्या होगा कि सारे मेंबर्स अपनी प्रेफरेंस लिखेंगे कि साहब मैं पीएससी में अपना मेंबर चाहता हूं, इस कमेटी मेंबर चाहता हूं द एमपी फ्रॉम कानपुर, एमपी फ्रॉम आगरा, एमपी फ्रॉम इलाहाबाद या प्रयागराज, या एमपी फ्रॉम गौतम बुद्ध नगर, जो भी हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऐसे अपना लिखेंगे, अपना अपना प्रेफरेंस। फिर इनकी प्रेफरेंस मानी जाएगी, देखी जाएगी कि ऐसा कि क्या इनमें से कौन सा कोटा पार कर पा रहा है, कितने वोटर्स ने फर्स्ट प्रेफरेंस फलाने को दी है, सेकंड प्रेफरेंस फलाने को दी है, सब कुछ। तो इससे क्या होगा, इससे सारी पार्टियों की अपनी सहमति दिख जाएगी कि सारी, ऐसा नहीं होगा कि खाली एक पार्टी जो बहुमत से जीत रही है, जो बहुमत बना के लोकसभा में अपनी सरकार बनाए हुए है, खाली उसी पार्टी के मेंबर्स ने अपने आप ही वोट डाले और उन्हीं में से चुन के बैठा दिए, तो अपोजिशन की कोई चली ही नहीं, अपोजिशन की कोई सुनी ही नहीं गई। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे केस में क्या होगा कि सारे के सारे मेंबर्स की अपनी अपनी प्रेफरेंस काउंट हो रही है, सब कुछ देखी जा रही है। दिस मीन्स कि सारी पार्टीज को अपना ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है इन द पीएससी मेंबरशिप। अब पीएससी मेंबरशिप में कितने? 15 ही लोग चुन के जा पाएंगे लोकसभा से, ठीक है। नाउ अब इसमें क्या होगा, कोई भी मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सारी जो धनराशि की जो एस्टिमेट निकालना है, सारा जो इनका पैसे का सारा व्याख्यान करना है, वो सारा सरकार का ही पैसा है, सरकार ने कहां का यूज किया है। अब उसमें अगर मिनिस्टर ही होंगे, कोई सरकार के ही अंग उसमें बैठा होगा, तो सरकार का अंग तो अपने ही साथ चाहेगा सारी रिपोर्ट, सारी सहमति, सारी सब कुछ। तो मिनिस्टर को तो बोला जाता है आउट, आप सरकार चला लो, लोकसभा की अपने जो मेंबर्स हैं हम इसमें से यहां से भेजेंगे, और पीएससी कमेटी में आप मिनिस्टर्स का कोई योगदान नहीं है, थैंक यू वेरी मच, जाइए यहां से। इस पीएससी में जो मेंबर्स होंगे उनका कार्यकाल होगा 1 ही साल का, ठीक है। अब ये जो मेंबर्स हैं, इन्हीं मेंबर्स में से वन ऑफ द मेंबर विल बी इलेक्टेड एज द चेयरमैन होंगे। चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इन स्पीकर में से बोला गया कि साहब इन सारे मेंबर्स में से बोला गया कि लोकसभा में जो 15 हैं और भाई राज्यसभा में जो 7 हैं, इन सब में चुना जा रहा है कि चेयरमैन किसे बनाना है इस कमेटी का। तो चेयरमैन का कमेटी का जो अपॉइंटमेंट होगा वो कर रहे हैं हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा साहब। नाउ यूजुअली ये पहले होता था कि रूलिंग पार्टी से हो जाए, ठीक है, बट क्या हुआ, फ्रॉम 1967 ये आया कि कन्वेंशन ये कहना चाहिए कि चेयरमैन आए अपोजिशन पार्टी से, ताकि सरकार का जितना लेखा जोखा है, सरकार का जितना जो इन्होंने जो इतना पैसा खर्चा कर दिया, पैसा जो इतना मांग लिया पार्लियामेंट से, इस पैसे का हिसाब देने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी इंडिपेंडेंट रूप से सरकार की बुराई भी कर सके। इसके लिए हमने बोला सन 67 के बाद से कि अब से जो पीएससी का जो रूलिंग जो वो होगा, जो ये चेयरपर्सन होंगे, वो आएंगे विपक्ष से, वो आएंगे ऑपोजिशन से। और ये अच्छी बात है कि इससे क्या हो रहा है, इससे पीएससी की गुणवत्ता की जांच हो रही है कि पीएससी कितनी अच्छी काम कर रही है, पीएससी कितनी सही चीज हो रही है। नाउ क्या हो रहा है कि सरकार बनाएगी एक पॉलिसी एक्स कह लिया हमने उसको, ठीक है। अब इस पॉलिसी एक्स के लिए जो कुछ सरकार को पैसा चाहिए, सरकार बोलेगी साहब हमें मनरेगा योजना चलानी है, हमें क्या क्या हमें जन आयुष योजना चलानी है, इतनी सारी तमाम योजनाएं हैं, हम कैसे कराएं, लो पैसा तो दो। तो क्या होगा, पार्लियामेंट गई है, चले जाओ पैसा, ठीक है, इस पैसे का लेकिन बाद में तुम्हें हिसाब देना होगा। अब हिसाब का जो लेखा जोखा जिम्मेदारी लेगी वो लेगा सीएजी भी करेगा बाद में साल के एंड में, और इधर पीएससी भी करती है। तो टू एंश्योर दैट द फंड्स विड्रॉन फ्रॉम सीएफआई, सेम सीएफआई हमारा देश का संचित राजकोष जो हमारा खजाना है, तो इस खजाने से जो पैसा निकाला गया है, फंड्स जो विड्रॉ हुए हैं, ये इंश्योर कर रहा है कि ये फंड्स आर यूज्ड फॉर द राइट पर्पस
ऑडिट इज डन बाय सीएजी। सीएजी ने किया ऑडिट। अब सीएजी क्या करेगा? सीएजी ऑडिट रिपोर्ट्स आर लेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट। ये संविधान ही कहता है कि प्रेसिडेंट शैल कॉज टू ले बिफोर द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी क्या है? सीएजी हमारे देश के ऑडिटर हैं, हमारे देश के पूरे सिस्टम के ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये हैं। अब ये क्या करते हैं? इस सरकार की पॉलिसीज में जितना जो पैसा लगा है उस पैसे को ये देखते हैं कि पैसा सही जगह लगा भी है कि नहीं, लगा है तो कितना लगा है, ज्यादा मांग लिया गया इस बार और कम मांगा है तो लाओ वापस लाओ पैसा, वो उसको वापस डालो खजाने में, उसके बाद अलग से फिर अगले साल फिर मांगना पैसा, अभी जो चला गया। ठीक है, तो ये रिपोर्ट सीएजी बनाएंगे। सीएजी साहब ये रिपोर्ट पेश करेंगे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट जब पेश हो जाएगी देन सीएजी सबमिट्स 3 रिपोर्ट्स, नेमली क्या क्या पार्लियामेंट क्या इनकी रिपोर्ट्स हैं? ऑडिट रिपोर्ट ऑन द एप्रोप्रिएशन, कि हाँ फंड्स एप्रोप्रिएट कर दिए गए हैं, सीएफआई से निकाला 2000 करोड़ 2 लाख करोड़ जितना भी है निकाल के हमने रख दिया है पॉलिसी एक्स के लिए, पॉलिसी वाई के लिए, पॉलिसी जेड के लिए। तो एक ऑडिट रिपोर्ट तो ये बन गई कि हाँ साहब फंड निकाला गया। दूसरा ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स, के देश के जितने फाइनेंस अकाउंट्स हैं, कितने भी बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले, कितने हमारे खर्चे, हमारे कितने कमाई, सारे उसके अकाउंट्स, उसके। ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अंडरटेकिंग माने ऐसी कुछ कॉरपोरेशंस होती हैं, ऐसी कुछ लिमिटेड कंपनियां होती हैं जो सरकारी होती हैं, इंडियन ऑयल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या सेल स्टील अथॉरिटी, या इसरो, या आईआईएससी, कुछ भी कह लो आप। तो ये सारी जितनी सरकारी जितनी संपत्तियां हैं, सरकारी जितनी कंपनियां हैं, इन सारी कंपनियों की भी अपनी ऑडिट होती है। तो ये तीनों तरह की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ये सीएजी साहब सबमिट करते हैं पार्लियामेंट को। अब पार्लियामेंट रेफर्स दीज रिपोर्ट्स टू पीएसी। ठीक है, पार्लियामेंट तो आ गई रिपोर्ट। अब पार्लियामेंट में जो 550 लोग बैठे हैं, 250 लोग उधर बैठे हैं, अब इन पार्लियामेंटेरियंस को क्या समझ में आएगा कि एक ऑडिट रिपोर्ट, आप समझते हो किसी मिनिस्टर किसी एमपी को समझ में आ जाए बहुत बड़ी बात है कि साहब ऑडिट रिपोर्ट क्या कहना क्या चाह रहा है, इतने सारे नंबर्स हैं, इतनी सारी प्लस माइनस हो रहा है, हमें समझाओ क्या हुआ। तो क्या होगा फिर पार्लियामेंट की अपनी जो कमेटियां हैं जो अभी हमने बात करी उसमें से एक कमेटी है पीएसी, इस पीएसी के पास ये रिपोर्ट चली जाएगी। ठीक है, अब पीएसी इसमें कुछ तहकीकात करेगी। पीएसी क्या करती है? ये मेनली ये चीज देखती है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कैसा था और फाइनेंस अकाउंट हमारा कैसा था। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? दिस रिपोर्ट कंटेन्स डेटा अबाउट द एनुअल रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट फ्रॉम द सीएफआई, के हमारे जो पूरा संचित राजकोष है जितना भी हमारा है, ये इस पूरे राजकोष में से कितना पैसा इसमें से निकाला गया है, कितना पैसा इसमें आया है। नाउ पीएसी जो यही कमेटी है, इट एग्जामिन्स दीज रिपोर्ट्स टू डिस्कस एनी इरेगुलरिटीज। सीएजी तो साथ में कह देगा कि देखो साहब रिपोर्ट में दूसरा पॉइंट पढ़ लेना, रिपोर्ट में 8वें पेज पे 6ठा पॉइंट पढ़ लेना, और एक बार पढ़ लेना, फिर आप सारे पार्लियामेंटेरियन को समझा देना देखो क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये काम पीएसी को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये आपने सही बताया, ये हमें पढ़ना जरूरी था। फिर इस पे जाके पार्लियामेंट में बहस होगी। अब इस रिपोर्ट में क्या है? यहां पे जो एप्रोप्रिएशन की जो रिपोर्ट आएगी, इन दिस रिपोर्ट अमाउंट सैंक्शनड एंड अमाउंट अवेलेबल आर वेरीफाइड। कि एक तो होता है कि देखो साहब हमने पार्लियामेंट ने किसी सरकारी के किसी नीति के लिए पैसा अप्रोप्रिएट किया था, पैसा सैंक्शन किया था कि ठीक है हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स करवाना है तो आप एक काम कीजिए, आप ले लीजिए 25,000 करोड़ ये लीजिए। ठीक है, अब एक तो ये हो गया कि सैंक्शन हो गया इतना पैसा। अब क्या इतना पैसा था पिछले साल या उससे पिछले साल जब हमने कभी दिया हो, तो अब उसमें देखा जाएगा कि क्या इतना पैसा होना भी चाहिए था या इसके पैसा या ये पैसा कम है, ये पैसा और ज्यादा चाहिए था, तो ये चीज चेक होगी। नाउ पीएससी एग्जामिन्स वेदर मनी स्पेंट वाज लीगली अवेलेबल फॉर द अप्लाइड सर्विस और पर्पस, कि क्या पैसा जो है वो लीगली अवेलेबल है कि नहीं। पैसा तो है, पैसा अवेलेबल तो है, पर लीगली एक वर्ड आ रहा है, लीगली माने क्या कानूनी तौर से वो पैसा इसी चीज के लिए है कि नहीं। नाउ पीएससी ऑल्सो एग्जामिन्स वेदर एक्सपेंडिंग ये जो एक्सपेंडिचर है दिस कॉन्फॉर्म्स टू द अथॉरिटी दैट गवर्न्स इट, के जो खर्चा हुआ है कि क्या ये इस प्राधिकरण के तहत, इस अथॉरिटी के तहत, इस अधिकार के तहत ही हुआ है कि कुछ और के तहत हो गया ये पैसा खर्च। अब दूसरा पीएससी क्या करेगा? दिस एग्जामिन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी सरकारी खर्चा जितना हुआ है, नॉट ओनली फ्रॉम लीगल एंड फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू, के लीगैलिटी ठीक है कि नहीं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो हुआ है कि नहीं,
और जो फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू है कि साहब हाँ ऐसे ही ऐसे जाना चाहिए था पैसा, पहले इस डिपार्टमेंट के इस ऑफिसर के पास, इस ऑफिसर के पास, इस ऑफिसर के पास, ऐसे करके ही पैसा फ्लो होगा, तब जाके पैसे का चेक काटा जाएगा, वेंडर को दिया जाएगा, ठीक है, वो चीज चेक होगी। टू डिस्कवर टेक्निकल इरेगुलरिटीज बट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी, प्रूडेंस, विजडम एंड प्रोप्राइटरी। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि पीएससी जो जब एग्जामिनेशन करती है सरकारी खर्चे का, तो वो एक तो लीगल पॉइंट देखती है कि हाँ साहब कैसे कैसे खर्च हुआ है, कैसे कैसे गया है पैसा, किस किस के हाथ से होता हुआ गया है पैसा। फिर साथ में वो ये भी देखती है कि कुछ टेक्निकल इरेगुलरिटी कहीं हो गई होंगी, कहीं पैसा कहीं पहुंच नहीं पाया, हमने यहाँ से सैंक्शन तो किया था, पैसा जा नहीं पाया, क्या हुआ। बट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी कि कुछ कमाई इसमें बच सकती थी कि नहीं, कुछ खर्चा इसमें कम हो सकता था कि नहीं, या कुछ इसमें प्रूडेंस, इसमें कुछ और कोई ऐसा तो नहीं है कि लोगों को जानकारी नहीं थी जिनके हाथ में पैसा गया था, या इनकी विजडम, क्या ये लोग इतने समझदार थे, क्या जिन लोगों के हाथ में ये पैसा हमने पकड़ाया था ये लोग इतने होशियार थे, समझदार थे, इनके पास इतनी वो थी कि नहीं, क्या बोलेंगे उसको, सहजता, ठीक है, या फिर कि ये पैसे का हक इनको था भी कि नहीं, ये सब चीजें। टू ब्रिंग आउट द केसेस ऑफ वेस्ट, लॉस, करप्शन, एक्स्ट्रावेजेंस, इनएफिशिएंसी एंड न्यूगेटरी एक्सपेंसेस, कि ये सारे वो आखिर में ढूंढ के लाते हैं कि साहब कहाँ का कुछ ऐसी गतिविधि हुई है कि नहीं, और गतिविधि हुई है तो पार्लियामेंट में पेश करो उसको। फिर पार्लियामेंटेरियंस उस पर बहस करेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फिर आएंगे, फिर उनसे पूछा जाएगा कि बताओ तुम तो कह रहे थे इतना खर्चा कर दोगे, खर्चा तुम किए ही नहीं हो, और खर्चा कर दियो, ज्यादा खर्चा कर दियो, इतना कहाँ चला गया पैसा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। नाउ पीएससी इसके अलावा क्या क्या करेगी? रिपोर्ट्स ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशन, जितने स्टेट के अपने ये संस्थान होते हैं, अपने कॉर्पोरेशन होती है, नगर निगम होते हैं, नगर निगम तो नहीं पर और निगम होते हैं, जैसे विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जो वीवीएनएल, जो बिजली सप्लाई करते हैं, डिस्कॉम, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं उनके, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, कंसर्न्स एंड प्रोजेक्ट्स, जितने भी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग के जितने सेंटर्स होते हैं, जितने इनके कंसर्न होते हैं, जितने प्रोजेक्ट बड़े बड़े होते हैं, उनकी सबकी ऑडिट रिपोर्ट भी। साथ ही रिपोर्ट्स ऑफ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज कैन ऑल्सो बी एग्जामिन्ड बाय पीएससी। कोई बहुत बड़ा कॉलेज है, कोई बहुत ही बड़ा, मतलब एकदम मान लो आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, तो हो सकता है ये ऑटोनोमस बॉडीज हैं, हो सकता है इनकी रिपोर्ट ही मांग ले कि लाओ जरा देखें तुम जो इतना मूड इंडिगो जो फेस्टिवल मनाते हो, तुम इतना जो अपना अंतराग्नि फेस्टिवल मनाते हो, लाओ जरा इसकी रिपोर्ट भी देख लेते हैं, कितना खर्चा करते हो और कितना तुम लोग एक्स्ट्रावेजेंस करते हो। तो ये भी सब हो सकता है। नेक्स्ट इज, पर जो ये मेंबर्स हैं, अब जो पीएससी के मेंबर्स हैं वो अपने आप ही बेचारे सब सारे एमपीज हैं, वही एमपीज जो लोकसभा के मेंबर हैं ऑलरेडी, तो ये कैसे एग्जामिन कर लेंगे? आप तो सर बता रहे हो सर इतने अच्छे पीएससी कमेटी है, इतना सब कुछ कर लेती है, तो ये ऐसे कर पाते हैं क्योंकि सीएजी साहब इनको असिस्ट करते हैं। सीएजी साहब खुद बैठते हैं, साहब मेरी रिपोर्ट है ना, मैंने बनाई है ना, मेरे ऑफिस ने बनाई है, तो मैं, मेरा ऑफिस और मेरे ऑफिस में जितने सारे मेरे स्टाफ हैं, ये मेरे जूनियर ऑफिसर्स सब आपके साथ बैठे हैं, आपकी पार्लियामेंट की जो पीएससी कमेटी है, आपके सेक्रेटेरिएट के साथ मिलकर हम लोग बैठ के आपस में पूरा आपको असिस्ट करेंगे, पूरा हेल्प करेंगे। तो सीएजी विल बी अवेलेबल इन द सिटिंग्स ऑफ पीएससी। सीएजी साहब एक दूसरा ऑफिस है, सीएजी का ऑफिस अलग होता है, ये सीएजी का जो ऑफिस होगा, सीएजी का ऑफिस पूरा तालमेल के साथ काम करेगा, और सीएजी साहब का पूरा जितना स्टाफ होगा, जितना उनके जूनियर स्टाफ होंगे, जितना उनके असिस्टेंट उनके सेक्रेटरीज होंगे, ये सारे के सारे भी हेल्प करेंगे पीएससी की अपनी सेक्रेटेरिएट को। यानी कि आप जैसे फ्यूचर ऑफिसर्स आपस में जो, इसीलिए आपका जो भारत दर्शन होता है, और भारत दर्शन से पहले जब आप मसूरी जाते हो तो पता क्या होता है, मसूरी जब आप पहुंचते हो तो वहां पे सारे 2700 2800 सर्विसेज जितने भी हैं सबको बुलाया जाता है। 3 महीने तक आप लोग वहां रहते हो, वहां पे रह के आप लोग कुछ पढ़ाई भी करते हो, साथ में आप लोग हॉर्स राइडिंग भी करते हो, पहाड़ों पे भी जाते हो। तो क्या होता है कि वहां पे आप लोगों को बॉन्डिंग बनानी होती है, आप लोगों को नेटवर्किंग बनानी होती है, कि आप सारे के सारे अपने बैच को जान लो कि यही सब आपके सारे बैच के साथ के। जैसे आप कल सेलेक्ट हो गए, तो अगर 2024 में आप एग्जाम लिखते हो तो आप 2024 बैच के माने गए, क्या ठीक है, आपने क्वालिफाई किया एग्जाम सिविल सर्विसेज 2024। फिर जब आप 2024 बैच के हो गए और आप सारे के सारे हजारों, 800 900 1000 लोग, आप लोग गए मसूरी में आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग है, वहां पे आप अपने अंदर इंटरनल पेपर भी दे रहे हो, लॉ का पेपर भी दे रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर भी दे रहे हो, साथ में ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट का पेपर भी दे रहे हो। तो ठीक है, उस बीच में
क्या होगा कि आप वहाँ पढ़ाई भी कर रहे हो, स्विमिंग भी कर रहे हो, खेल कूद भी रहे हो, सुबह उठ भी रहे हो, ऐसे में आपकी बॉन्डिंग बन जाती है। अब जब इतने सारे ट्रेनी ऑफिसर्स की बॉन्डिंग बन जाती है, नेटवर्किंग बन जाती है, ऐसे में दोस्ती भी हो जाती है, सारे कॉलीग्स एक दूसरे को समझने लगते हैं, कौन कौन कहाँ का प्लेस होगा, धीमे धीमे आप सब सारे के सारे प्रमोट होते 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 ऐसे सचिवालय लेवल पे जाओगे जहां पे सीएजी विल बी असिस्टिंग द पीएसी। अब मान लो आपका बैचमेट है जो इस समय पीएसी कमेटी के सेक्रेटेरिएट में लगा हुआ है और आप हो सीएजी कमेटी के सेक्रेटेरिएट में, तो आप लोग बैठ के शाम को ही बात कर लोगे, भाई सुबह मिलना है यार, सुबह जल्दी आ जाते हैं, मिल लेते हैं, इससे पहले ये एमपीज आए, उससे पहले आके हम अपना काम निपटा देंगे, सीएजी साहब संभाल लेंगे फिर बाद में, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को बहुत सारा नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। और ये तो आप देखते भी हो फिल्मों में भी, हर जगह भी, कि कैसे बैचमेट्स एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, एक दूसरे से काम निकलवा लेते हैं तुरंत, बिना जाए फोन किए काम हो जाता है। तो ये जरूरी भी होता है कि वहां पे जाके आप अपने बैच को जान जाओ। फिर 3 महीने बाद तो आप सब लोग अपनी अपनी सर्विसेज में रहने की वजह से अलग अलग अपने ट्रेनिंग सेंटर पर चले जाते हैं। कुछ लोग हैदराबाद जाते हैं, कुछ लोग दिल्ली आ जाते हैं, कुछ लोग मसूरी रह जाते हैं, तो ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि सीएजी क्योंकि इनकी हेल्प कर रहे हैं इतनी, तो सीएजी इसीलिए हमारे फ्रेंड भी हैं, फिलोसोफर भी हैं और हमारे गाइड भी हैं। ये वो क्या रहा है, अच्छा ठीक है, तो फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड, ये पीएसी के ये सब बंद के सीएजी तो पूरे समय साथ ही है, सीएजी का पूरा ऑफिस, पूरा सारा इनका दफ्तर पूरा काम कर रहा है पीएसी के लिए, तो पीएसी के साथ, तो इसका मतलब कि ये जो सीएजी है जो कह रहे हैं साहब मेरी बनाई रिपोर्ट है ना, मुझसे पूछना, तो सीएजी इस समय फ्रेंड भी हैं, फिलोसोफर भी हैं, गाइड भी है पीएसी के लिए। अब पीएसी की लिमिटेशन पढ़ लो एक एक बार में कि ये क्या करती है, पोस्टमार्टम एनालिसिस। जब कोई शख्स मर गया, उसके बाद जब फोरेंसिक्स उसकी पोस्टमार्टम करती है कि कैसे डेथ हुई, कॉज ऑफ डेथ क्या है, या नेचर ऑफ डेथ क्या है, सब कुछ है, उसको कहते हैं पोस्टमार्टम करना। फिर इसकी रिपोर्ट पेश होती है कोर्ट में। खैर ऐसे ही हमारी पीएसी क्या करती है, किसी भी पैसे के खर्च होने के बाद उस पर चर्चा करती है, क्योंकि पैसा खर्च होने के बाद ही सीएजी उसका ऑडिट करता है। अब उस ऑडिट की रिपोर्ट को पीएसी पढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पीएसी पोस्टमार्टम ही कर रही है, यानी पीएसी कम्स इनटू पिक्चर वंस द स्पेंडिंग्स आर डन। खर्चा हो चुका है, अब पीएसी कह रही नहीं 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 नहीं, खर्चा तो नहीं करना था, अब तो खर्चा हो गया, अब क्या है, अब कहते रहो आप। तो दूसरा काम एडवाइजरी नेचर है इनका, और इनकी कोई अथॉरिटी नहीं है कि ये अपनी रिकमेंडेशन को एनफोर्स करा सके। ठीक बात है, हमने बोला कि ये जो सलाह देंगे भी पीएसी कमेटी पार्लियामेंट को कि साहब देखो ऐसा है, सीएजी की रिपोर्ट आई थी और 1 महीने पहले आई थी, हमने महीने भर बैठ के पढ़ लिया पूरा, हमें समझ में आ रहा है कि जो मेट्रो बनाने के लिए जो खर्चा लिया गया था वो खर्चा ज्यादा था, और वो खर्चा इतने में हमारी 1.5 शहरों में मेट्रो बन जाती, 2 शहरों में मेट्रो बन जाती, पर खर्चा ज्यादा हो गया, तो इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। अब क्या है, पार्लियामेंट कहेगी हाँ ठीक है, होता है, इतना खर्चा होता ही है, अब सीमेंट महंगा आता है, पटरियां महंगी आती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट की ने रिकमेंडेशन नहीं मानी है इनकी, पार्लियामेंट इनकी जो रिकमेंडेशन थी वो एनफोर्सिबल नहीं रही। दूसरा, पीएसी कैन नॉट समन अ मिनिस्टर इन रिलेशन विद इट्स वर्क। अगर यही मिनिस्टर साहब को बुला लिए होते पीएसी साहब, ये पूरी पीएसी कमेटी, के जरा आइएगा, जरा हमें आपसे कुछ दस्तावेज जरा मंगवाने हैं, जरा आप भी आइए और अपने वो डॉक्यूमेंट लेके आइएगा, नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। नाउ इट कैन नॉट इंटरवीन इन मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, कि जब जो पूरे दिनचर्या का जैसा काम होता है, जैसा एडवाइजरी, जैसा जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक कार्रवाई होती है, वो उसमें ये कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। अब एक ऑफिस में अगर 2000 कप चाय आ रही है एक दिन में, सोचने वाली बात है। अब लेकिन अगर आ रही हैं, दैट मीन्स उस पर भी पीएसी कुछ नहीं कह सकती है, ठीक है, आ रही होंगी क्या पता। पीएसी इज नॉट वेस्टेड विद पावर ऑफ डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द डिपार्टमेंट्स, कि एक तो होता है अलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर, कि ठीक है इतना वेतन, इतना भत्ता देना चाहिए किसी डिपार्टमेंट को अपने अपने फंक्शन करने में। डिपार्टमेंट ने बोला कि सर मेरे यहाँ A4 शीट के जो पेपर्स लगते हैं वो लगते हैं एक महीने में 6000, तो ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 6000 नहीं लगने चाहिए, 2000 लगने चाहिए, ये पीएसी नहीं कह सकती ऐसी कोई बात। नाउ पीएसी इज नॉट ए एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड हेंस कैन नॉट इशू एन ऑर्डर, सॉरी यहां पे डी गलत आ गया है, तो एंड इट कैन नॉट इशू एन ऑर्डर, मतलब क्या है कि जब भी कोई कार्यपालिका जैसे कोई काम ही नहीं करना है इसको, ये पार्लियामेंट का अपनी बनाई हुई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी, इसकी खाली रिपोर्ट्स बस एक रिकमेंडेशन होती हैं, तो ये क्यों कोई अपनी अथॉरिटी दिखाएंगे, क्यों कोई अपना ऐसा कोई इशू करेंगे ऐसा ऑर्डर। दिस मीन्स ओनली पार्लियामेंट कैन टेक अ फाइनल डिसीजन ऑन इट्स फाइंडिंग्स। पार्लियामेंट के पास ही पावर है, पार्लियामेंट के 550 लोग मिलके स्पीकर की सहमति के साथ, लीडर ऑफ द हाउस के साथ बैठ के चर्चा करेंगे और तब कॉल लेंगे कि क्या ये करना था
क्या ये बोलना था, क्या ये खर्चा नहीं करना था या करना था, जो भी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कमेटी आएगी वो है एस्टिमेट्स कमेटी, अंदाजा लगाने वाली कमेटी। कुल मिला के एक ही शब्द में अंदाजा लगाना। कब बनाई गई थी? एस्टैब्लिश्ड इन 1921। अब ये बनाई तो गई थी तब ब्रिटिश रूल के अंडर, जब स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी बोलते थे इसको, और सेम काम करती थी जो जैसी आज एस्टिमेट्स कमेटी काम करती है। एस्टिमेट्स कमेटी का गठन हुआ था 1950 में आजाद भारत में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई। जॉन मथाई, इनके बारे में सुना है कभी? जॉन मथाई हमारे बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक जो देश का सबसे बड़ा बैंक है जिसका नाम क्या है, उस बैंक के ये पहले चेयरमैन थे। ये इकोनॉमी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, इकोनॉमी, ठीक है। अब इतना मैं डिटेल दे ही दे रहा हूं, प्लीज मुझे ये बता देना, जॉन मथाई जी को जॉन मथाई जी को जब इन्होंने इस्तीफा दिया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के रहते हुए, किस वजह से दिया था? इनको क्या नहीं अच्छा लग रहा था? एक बहुत बड़ा दूसरा कमीशन था, तो उसकी कमीशन की जो सुप्रीमेसी थी वो बढ़ती जा रही थी, ठीक है। तो उस कमीशन की सुप्रीमेसी बढ़ने की वजह से इन्होंने बोला फाइनेंस मैं मिनिस्टर होकर क्या करूंगा, जब आप उन्हीं की सारी सुन रहे हो तो उन्हीं की सुन लो, छोड़ो मुझे जाने दो, तो ही चले गए थे। उस कमीशन का नाम क्या है, ठीक है। अब एस्टिमेट्स कमेटी में 25 मेंबर थे टोटल, ठीक है। फिर इसको बढ़ा के हमने बोला नहीं नहीं यार, 1950 में इतने मेंबर से काम चल गया, लेकिन 6 साल बाद हमने कहा नहीं 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 और ज्यादा लाओ, 30 मेंबर लाओ। 30 में से 30 में से सारे मेंबर जो होते हैं लोकसभा से आते हैं, चुन के कैसे आएंगे? इलेक्टेड बाय पीआरएसटीवी मेथड, सेम मेथड। नाउ जो इस कमेटी का चेयरमैन होगा एस्टिमेट्स कमेटी का, इज अपॉइंटेड अमंग्स दीज मेंबर्स बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। हर कमेटी का अपना एक प्रेसिडेंट, चेयरमैन, चेयरपर्सन होना ही चाहिए, जिससे एक आदमी से बात कर सकें। 25 को बुला कैसे बात करोगे? नहीं हो पाएगी। तो जब ये 30 लोग चुने जाएंगे तो इन 30 में से एक चेयरमैन बनाया जाएगा इनका अपना। अब ये चेयरमैन ये इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, बस पीएसी का नहीं है। पीएसी का कन्वेंशन अब सेट हो चुका है, ऑपोजिशन पार्टी से आना चाहिए, बहुत बड़ी कमेटी होती है वो। अब यहां पे क्या है कि रूलिंग पार्टी से अपना चेयरमैन आ जाए, काम कर ले। ये जितने मेंबर्स होंगे इनका टर्म होगा 1 ईयर, एंड अगेन नो मिनिस्टर कैन बिकम अ मेंबर नहीं बनेगा आप कोई। जो मिनिस्टर है, आप मिनिस्टर हो तो मिनिस्टर बने रहो। इनके काम क्या है? हर साल क्या होता है, सरकार तो देती है अपना एक बजट। संविधान में बजट को क्या बोला जाता है? एनुअल डैश डैश। तो उस बजट का नाम संविधान में बजट कहीं मेंशन नहीं है, बजट का नाम कुछ और होता है, स्टेटमेंट, एनुअल डैश डैश, बताना। तो ये जो बजट होगा ये यूनियन बजट कहलाएगा। अब ये बजट जो होता है, इस बजट में एक और चीज होती है, एस्टिमेट्स टू द गवर्नमेंट अकाउंट्स फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, के आने वाला, अब जो भाई फरवरी में आता है, तो फरवरी में आने के बाद जो अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसके एस्टिमेट लिखे होते हैं कि हमारी कमाई यहां से आएगी, हम यहां पैसा खर्च करने वाले हैं। तो इसको हम बोलते हैं बजट एस्टिमेट्स। अब ये द फंक्शन ऑफ दिस कमिटी क्या है? टू एग्जामिन द एस्टिमेट्स, इन्हीं अंदाजों को एस्टिमेट करना होता है, और इसमें इंक्लूड होता है इन द बजट, एंड सजेस्ट इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इकोनॉमीज कि कहां कहां आप पैसा बचा सकते हो। अब क्या होगा कि जब आप कह रहे हो मुझसे कि आप अगले 1 साल में क्या करोगे, 2000 रुपए खर्च करोगे हर महीने, और मैं आपको बताऊं कि नहीं, ये काम 1500 रुपए में भी हो सकता है, ठीक है। तो आप 500 रुपए बचा सकते हो हर महीने। ये काम ऐसी कमेटी ये ऐसे मेजर सजेस्ट कर सकती है, तो इसको बोलते हैं सजेस्टिंग इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इकोनॉमी माने थोड़ी बचत के साथ, कटौती के साथ, हो सके तो देखो। नाउ हेंस दिस इज डिस्क्राइब्ड एज कंटिन्यूअस एस्टिमेट कमेटी, क्योंकि पूरे साल काम करेगी, बैठी रहेगी, सुनती रहेगी बात, पिछला बजट भी देख लेगी, आगे जो बजट चल रहा है उसको भी देख लेगी। तो बहुत सारे रोल आ रहे हैं, क्या क्या अब इसके जो फंक्शंस हैं उसको डिटेल में देखो। ये क्या करेगी? टू रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमीज, इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट्स कैन बी इफेक्टेड। क्या 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 बोल रहे हो सर आप? कितनी अच्छी लैंग्वेज बोल रहे हो इंग्लिश की। ये कह रहे हैं कि इस एस्टिमेट्स कमेटी का एक फंक्शन ये भी है टू रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमीज, यानी क्या सस्ता हो सकता है, क्या बचत हो सकती है, इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, कैसे इस अथॉरिटी को आप और अच्छा कर सकते हो। कोई आपने कमेटी बनाई, कोई आपने नेशनल एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाया, कोई आपने रिवर वाटर कमीशन बनाया, कोई कुछ भी आपने बनाया, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने 5 कमिश्नर रख लिए, फायदे का सौदा नहीं है, 1 कमिश्नर रखो, 1 कमिश्नर के नीचे 2 डेप्यूटी रखो, तो इंप्रूवमेंट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में।
या और एफिशिएंसी बढ़ा दी आपने, और प्रशासनिक सहूलियत आपने और अच्छी कर दी, कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट्स, कि जितनी आपकी जो पॉलिसी है हम उसको नकार नहीं रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो पॉलिसी लेके आए हो वो एकदम ही फिजूल की है, नहीं, हम कह रहे हैं कि आप उसको इंप्रूव कर सकते हो हमारे तरीके से। हमारे पास एक इलाज है, हमारे पास इसका एक बेहतर तरीका है, तो अंडरलाइंग द दिस एस्टिमेट्स कैन बी अफेक्टेड, कि कैसे कैसे आप इसको और बेहतर बना सकते हो। नाउ टू सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन। हम बता दें, एक काम करो, रिवर वाटर कमीशन ही मत बनाओ, हम एक रिवर वाटर ट्राइब्यूनल बना दो, लो और अच्छा कर देंगे और अच्छा बन जाएगा ये, तो ये बढ़िया चीज है। नाउ टू सजेस्ट द फॉर्म इन विच द एस्टिमेट्स आर टू बी प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के सामने जब सरकार अपना बजट पेश करे तो उसको किस तरीके से पेश करे, किस मैनर में पेश करे, किस फॉर्मेट में, किस तरीके के साथ। नाउ ये कमेटी जो होगी ये वो सारे फंक्शन नहीं अपनाएगी जो करती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। मतलब कुछ फंक्शन होते हैं जो होते हैं विद रिगार्ड टू पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अंडरटेकिंग माने मैं आपको बताया, जो सरकारी संपत्तियां होती हैं, जो सरकारी, जैसे रेलवेज है तो रेलवेज इज अ पब्लिक अंडरटेकिंग। अब जो इसरो के लॉन्च पैड्स हैं वो कोई प्राइवेटली ओन्ड नहीं हो सकते हैं, तो इसरो के लॉन्च पैड्स आर सरकारी अंडरटेकिंग्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये एक सरकारी अंडरटेकिंग है, यानी BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये एक सरकारी अंडरटेकिंग है। तो इनकी जो रिपोर्टें होंगी, इनकी जो ऑडिट होगी वो करती है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब ये कमेटी जो काम कर रही है वो काम एस्टिमेट कमेटी नहीं करेगी, वो इनकी जिम्मेदारी है भी नहीं। एस्टिमेट कमेटी क्यों करेगी जब उनके लिए अपनी कमेटी सेपरेट है, तो ये नहीं करेंगी। कमिटी may continue examination from time to time throughout the financial year and report to the house as its examination proceeds। के पूरे साल तो दौड़ती भागती रहती है कमेटी, कभी ये लोग इस जिले में जाते हैं, कभी ये लोग वहां जाते हैं, कभी ये लोग किसी को बुलाते हैं, कभी ये लोग कुछ और मीटिंग लेते हैं, तो क्या करते हैं पूरे साल दिन भर अपना काम करते रहते हैं, पूरा काम करते हैं। साल दर साल ये कमेटी अपना काम करती रहती है, और एक साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पकड़ाती रहती है हाउस को कि साहब देखो 2 महीने बीत गए हैं, 2 महीने पहले हमने इस काम पे शुरू की, अपने इस काम को शुरुआत करी थी, इस काम में हमने इतनी ज्यादा रिसर्च कर ली अभी तक। अब ये कमेटी फिर अपना सारा उसको हाउस को सजेशन अपना देती फिरेगी। नाउ द डिमांड्स फ्रॉम ग्रांट्स मे बी फाइनली वोटेड। कौन करेगा ये वोट कौन करेगा? द डिमांड्स फ्रॉम ग्रांट्स मे बी फाइनली वोटेड। कौन वोट देगा इस पे? पार्लियामेंट वोट देगा इस पे। डिमांड फॉर ग्रांट क्या है? वही है बजट का एक्सपेंडिचर, बजट का रेवेन्यू, बजट का एस्टिमेट्स, और कोई डिमांड फॉर ग्रांट, कोई अगर नया सरकार को पैसा चाहिए किसी चीज के लिए तो वो डिमांड करती है पार्लियामेंट से। इट मे बी फाइनली वोटेड अपॉन इवन दो डिस्पाइट द कमिटी हैज मेड नो रिपोर्ट। कमिटी ने उस पर रिपोर्ट नहीं बनाई है, कमेटी ने उस पर कुछ नहीं बोला है अभी तक। कमेटी ने कहा कि अभी हम उस पर चर्चा करते, पर आपने पार्लियामेंट ने पहले ही उस पर वोट देकर उसको डन कर दिया। हो सकता है, पॉसिबल है, सरकार को जल्दी थी, सरकार को काम करना था, सो इसी की लिमिटेशन ऐसे ही बन रही है। इट एग्जामिन्स द बजट एस्टिमेट्स ओनली आफ्टर दे हैव बीन वोटेड बाय पार्लियामेंट। कि जब वोट दे ही दिया तो फिर क्यों एस्टिमेट करवा रहे हो? फिर तो पीएससी से काम करवा लो, पीएससी ज्यादा अच्छा काम करती है, पीएससी करती भी यही काम करती भी है वो भी। खैर ठीक है, एस्टिमेट्स का ही काम भी है कि इसको ये बाद में पढ़ते हैं जब बजट अप्रूव हो जाता है, जब ये बजट पे वोटिंग हो चुकी होती है। बाय टाइम कमेटी का रिपोर्ट इज अवेलेबल टू पार्लियामेंट, बजट एस्टिमेट्स आर ऑलरेडी वोटेड इन द पार्लियामेंट। जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी तब तक तो वहां पे वोटिंग होकर डन, ओवर, डस्टेड, खत्म हो जाता है। नाउ इट कैन नॉट क्वेश्चन द पॉलिसी लेड डाउन इन द पार्लियामेंट। कोई भी बजट में कोई एस्टिमेट है, कोई एक्सपेंडिचर कहीं जाना है, पैसा जाना है सरकार का, अब उस पे ये कमेटी उस पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं करेगी, उस नीति को क्वेश्चन नहीं करेगी कि क्यों ये पैसा जा रहा है। नहीं, वो ये बताएगी इस पैसे भले ही जा तो रहा है, वो तो पता है हमको कि जाएगा ही जाएगा, हम इस पैसे को इसमें से 30% हम इसको इस पैसे में से 30% बचा सकते हैं। वो कैसे बचाएंगे वो हम बता रहे हैं कैसे। तो ऑल्टरनेटिव पॉलिसी दे देंगे ये, ठीक है। इट्स रिकमेंडेशंस आर ओनली अगेन एडवाइजरी इन नेचर, एडवाइस ही दे सकते हैं, एडवाइस बाइंडिंग है ही नहीं। ओनली एवरी ईयर इट एग्जामिन्स ओनली सर्टेन सिलेक्टेड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑन रोटेशन बेसिस। इस साल उठा लिया मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इस साल उठा लिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इस साल उठा लिया मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंजीनियरिंग, ठीक है। अब अगले साल उठाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अब इसके अगले साल उठाएंगे मिनिस्ट्री ऑन सिविल एविएशन, ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, ये सारा, ठीक है। नाउ दस इट वुड कवर फ्रॉम टाइम टू टाइम
ऑल द मिनिस्ट्रीज ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। समय लगेगा पर सारी मिनिस्ट्री अपने समय से हो जाएंगी पूरी, सबको कवर कर ही लेंगे धीमे धीमे। इट लैक्स द एक्सपर्ट असिस्टेंस विच इज अवेलेबल टू पीएससी इन द फॉर्म ऑफ सीएजी। जो पीएससी के पास सीएजी साहब बैठे हैं, फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, वो यहां नहीं मिल रहे हैं। एस्टिमेट्स कमेटी को वो नहीं मिल पा रहे हैं। एस्टिमेट्स कमेटी कह रही है खुद ही से जाना पड़ेगा, खुद ही सब काम करने पड़ेंगे, दौड़ना बहुत है, क्या करें, मीटिंग बहुत लगानी पड़ेगी, करेंगे खैर। द वर्किंग ऑफ द कमिटी इज पोस्टमार्टम इन नेचर। अगेन सेम पोस्टमार्टम तरीका कि जब हो चुका है तब बात कर रहे हैं। अब क्या है इससे फायदा। नेक्स्ट आएगा कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। सॉरी ये क्या है, पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, मतलब वही सरकारी सारे निगम जो होते हैं, जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं। तो ये बनी थी कमिटी इन 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमिटी। इनका नाम सुना है, कृष्णा मेनन। कृष्णा मेनन कौन थे? वी.के. कृष्णा मेनन। ये बहुत बड़े हमारे एक स्टेट्समैन थे, स्टेट्समैन। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ना, कैसे इन्होंने एक बहुत बड़ा इन्होंने स्पीच दिया था, बहुत बड़ा लेंदी स्पीच दिया था, 8 घंटे का, यूएन में कश्मीर के ऊपर। इन्होंने ये हमारे काफ़ी बड़े एम्बेसडर भी थे, ये काफ़ी हमारे एम्बेसडर टू यूके भी थे, और ये इतने तगड़े मतलब एम्बेसडर थे और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, होम रूल मूवमेंट का ही सपोर्ट करते थे। बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया लंदन में रह के, कि इनके ऊपर लंदन में रह के जो MI5 है, वहाँ की सीक्रेट सर्विस एजेंसी, वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, MI5 ने इनके ऊपर सर्विलांस लगा रखा था पूरे समय। और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थे इंडिया में, और काफ़ी इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद तो इन्होंने बहुत कुछ संभाला है, बहुत काम किया है। तो इनके नाम पे कमेटी थी कृष्णा मेनन कमेटी। 64 में इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एक नई कमेटी बनाओ, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसमें शुरू में थे 15 मेंबर, फिर बाद में बने 10 और 5, ठीक है, ये थे इसके। अब 74 में इसको बढ़ा दिया गया 10 साल बाद, बोला गया नहीं 15 से काम नहीं चल रहा, 22 बनाओ, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, 5 इसमें बढ़े, 2 इसमें बढ़े, ठीक बात। अब ये जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट एवरी ईयर फ्रॉम अमंगस्ट इट मेंबर्स अकॉर्डिंग टू PRSTV मेथड। सेम PRSTV मेथड, वही वोटिंग प्रेफरेंस पूरा का पूरा। इनका भी कार्यकाल 1 साल का। इसको एक एक बुलेट पॉइंट्स पे लिखेंगे, ठीक है। मेंबर्स पार्लियामेंट से आ रहे हैं, अपने ही आ रहे हैं, अपने हाउस से आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। इनका कार्यकाल 1 साल का, कोई मिनिस्टर नहीं बन सकता इस कमेटी का मेंबर, और इसका जो चेयरमैन होगा वो इलेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है। अब इसमें आगे चलो, क्या काम है इनके पास। पब्लिक अंडरटेकिंग्स आर वंस, ये अपॉस्ट्रोफी नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ये अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगी। नाउ ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती हैं, ये वो होती हैं जिसमें सरकार का शेयर होल्डिंग होती है 50% से ज्यादा। जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसमें क्या है, जो सरकार है वो बहुत बड़ी ओनरशिप लिए हुए है, मतलब 50% से ज्यादा, अगर 51% मान लेते हैं, 50% से जरा सा ज्यादा चाहिए। 50% ऑफ शेयर होल्डिंग्स इज विद द गवर्नमेंट। अगर सरकार के पास है तो सरकार कैन डिसाइड द वर्किंग, द ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पब्लिक अंडरटेकिंग्स। मतलब फिर कोई भले ही बाकी वो जितना शेयर होल्डिंग है उसको प्राइवेट कर दे, ठीक है, वो उससे पैसा कमा ले, अपनी इक्विटी बेच दे, और उसके बाद क्या करे, वो पैसा खरीद के लोगों को शेयर बांट दे, जैसे LIC है। तो अब LIC के शेयर लोगों के पास है, पर अभी भी वो सरकार की संपत्ति है, वो निजी संपत्ति नहीं हुई है किसी एक धन्ना सेठ की, वो सरकार की ही है। तो अब ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती हैं, अब ये हैं सरकार के अधीन। नाउ इनकी ये चलनी चाहिए कैसे, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस टू दीज 2 थिंग्स, A और B, साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स, प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। कैसे कैसे ये चलनी कैसी चाहिए, ये चलनी चाहिए बिल्कुल अच्छे बिजनेस प्रिंसिपल्स के तहत। ऐसा नहीं कि बिल्कुल धर्मार्थ खोलने के लिए बैठे हुए हैं, बल बिल्कुल काम ही काम कर रहे हैं, कोई कमाई नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं। आप कॉरपोरेशन हो, पब्लिक अंडरटेकिंग हो, सरकारी आपके ऊपर पैसा लगा है, दैट मीन्स आपको चलना पड़ेगा फॉर प्रॉफिट, आपको चलना पड़ेगा फॉर वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, फॉर टुवर्ड्स रेवेन्यू। सो प्रूडेंट कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस। ऐसा भी नहीं हो कि आप ही बस खाली काम ही काम कर रहे हो, आप ही अकेले खाली धंधा कर सकते हो, कोई और धंधा नहीं कर सकता, नहीं नहीं, और वेंडरों को भी लाओ, सबसे काम निकालो, सबसे काम करवाओ, बिडिंग करवाओ, जो लोएस्ट बिडिंग वेंडर कर रहा हो उससे काम करवाओ, ठीक है। अब ऐसे वाले कामों को एग्जामिन करती है द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये कमेटी फिर तय करती है कि क्या ये जो सरकारी अंडरटेकिंग है, जो कंपनियां हैं, ये सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही हैं, ठीक है। दूसरा, इट एग्जामिन्स द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। करेगी, यही तो काम ही है। अब
इट एग्जामिन्स द रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। जो पहले हमने देखा था सीएजी ने 3 रिपोर्ट बनाई हुई हैं, उन 3 में से एक रिपोर्ट इसके ऊपर थी, पब्लिक अंडरटेकिंग के ऊपर। अब जो पब्लिक अंडरटेकिंग की जो रिपोर्ट आती है पार्लियामेंट में, उसको कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ही पढ़ाई करती है, उस पर अपनी स्टडी करती है। टू एक्सरसाइज अदर सच फंक्शंस वेस्टेड इन द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इन रिलेशन टू पब्लिक अंडरटेकिंग्स विच आर अलॉटेड टू इट बाय द स्पीकर फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि वैसे तो पीएससी काम कर रही है और पीएससी कई सारे पब्लिक अंडरटेकिंग वाले काम कर देती है, पर कुछ ऐसे काम है जो स्पीकर बोलते कि नहीं नहीं मैं ये काम देना चाह रहा हूं कमिटी फॉर पब्लिक अंडरटेकिंग्स, उसको खाली यही काम उस काम को खाली यही कमिटी करे, तब उसको ठीक मानूंगा। ये हुआ। अब जो कमिटी ये काम कर सकती है तो वो तो ठीक है, जो ये काम कमिटी नहीं कर सकती है, नॉट टू इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन, क्या नहीं कर सकती है, दैट इज मैटर्स ऑफ मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, और कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग, के ये उस पर विचार नहीं करेगी, ये उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी जो मैटर्स हैं मेजर पॉलिसी के, जो मेजर सरकार की नीति के हैं, जो ये ऐसी जो अपनी सरकार एक विचारधारा लेके आई है कि हम इस अंडरटेकिंग को, इस कॉर्पोरेशन को डिसइन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, कर रहे हो तो करो, अब बताओ कैसे करोगे। तो अब ये उस पर ये नहीं सवाल करेंगे कि क्यों कर रहे हो, नहीं नहीं करना है तो करना है, ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, सरकार को कोई बिजनेस नहीं है बिजनेस में रहने के लिए, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दी है बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने। सो ये मेजर पॉलिसी डिसीजन पे क्वेश्चन नहीं करेगी। दूसरा, ये ऐसे जो बिजनेस और कॉमर्शियल जो अंग हैं तो उस पे ये जो उससे अलग हैं मेजर पॉलिसी से, उस पे विचार नहीं करेगी। दूसरा, ये विचार नहीं करेगी मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर एक इंडियन ऑयल है, इंडियन ऑयल की टाउनशिप होती है, रिफाइनरी होती है, अब टाउनशिप में अंदर पानी जो सप्लाई हो रहा है तो वो पानी कितना सप्लाई होना चाहिए, कितने लोग वहां रह रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजों पे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पे कभी वो चर्चा नहीं करेगी। नाउ मैटर्स फॉर द कंसिडरेशन फॉर विच मशीनरी इज एस्टैब्लिश्ड, जहां पे ऑलरेडी एक मशीनरी इसीलिए बनाई गई है ताकि वो उस पर विचार कर सके, उस पर ये क्यों विचार कर रही है, ठीक है। मैटर्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ विच अ मशीनरी इज एस्टैब्लिश्ड बाय एनी स्पेशल स्टैट्यूट अंडर विच अ पर्टिकुलर पब्लिक अंडरटेकिंग इज एस्टैब्लिश्ड। अब ठीक है, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मान लेते हैं हमने बनाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इसके लिए पहले एक एक्ट आया होगा, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्ट ऑफ डैश डैश ईयर, ठीक है। अब इसी एक्ट के तहत एक अंदर ही उसमें कोई ऐसा क्लॉज होगा जो एक्ट ये कह रहा होगा कि एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी होनी चाहिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, जो पूरा देखे कि कितना स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, कितना स्टील एक्सपोर्ट होगा, कितना स्टील ये होगा। तो ये वाले काम अंदर की इंटरनल इंक्वायरी कमेटी कर रही है, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। अब ये काम फिर ये कमेटी क्यों करेगी जब उन्हें कोई लेना देना ही नहीं रहा, वो कमेटी अंदर से काम कर रही है स्टील अथॉरिटी में, अंदर ही वो कमेटी काम करके रिपोर्ट पकड़ा के हमको दे देगी, हम उसको बाद में सबमिट कर देंगे, बस ऐसे। अब लिमिटेशंस ऑफ द कमेटी क्या क्या है? इट कैन नॉट टेक अप एग्जामिनेशन ऑफ मोर देन 10 to 12 पब्लिक अंडरटेकिंग्स इन अ ईयर। कैसे कर लोगे? 12 महीने हैं और एक एक तुम अंडरटेकिंग को अगर उठाओगे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, क्या लग रहा है तुम्हें? उत्तराखंड में, हिमाचल में, हरियाणा में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में कितने इनके प्लांट्स हैं, कितने इनकी फैक्ट्रियां हैं, कितने इनके बड़े बड़े एंटरप्राइज हैं, बिल्कुल ऐसे पूरे पूरे टाउनशिप होती हैं, रिफाइनरी होती हैं बड़ी बड़ी। तो ऐसी जब रिफाइनरी की, इन सब की जब आप अंडरटेकिंग आती है, इन सब की जब रिपोर्ट आती है, पढ़ने में लग जाते हैं 1-1.5-2 महीने, पढ़ने में ही। एनालिसिस तो बहुत आगे की बात है, तो 10 से 12 अंडरटेकिंग्स की पढ़ाई एक बार में, एक साल में इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती है, ठीक बात है। इट्स वर्क इज ऑल्सो इन द नेचर ऑफ पोस्टमार्टम, अगेन सेम, चले गए पैसे, बाद में पूछ रहे हैं कैसा क्यों गए थे यार, क्यों पूछ लेते, बता दिए होते हम एक अच्छा रास्ता। नाउ इट डज नॉट लुक इनटू टेक्निकल मैटर्स एज इट्स मेंबर्स आर नॉट टेक्निकल एक्सपर्ट्स। इवन दो आप आईएएस होके फ्यूचर ऑफिसर्स बन के ऐसी कमिटीज का असिस्टेंस करोगे, लेकिन आपसे उम्मीद नहीं है कि आप ये समझो कि स्टील का प्रोडक्शन होता है तो उसमें गैल्वेनाइज स्टील कितनी होनी चाहिए, हाई कार्बन टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी, ये सब आपसे उम्मीद भी नहीं है कि आप समझ सकोगे। हो सकता है क्योंकि आप आईएएस हो तो आपको भारत दर्शन कराने में आपको पूरा इंडिया दिखाया जाएगा, तब भी आपसे कोई कितना एक्सपेक्ट करे कि आप कितना जानते हो भाई, और क्यों कैसे आपसे एक्सपेक्ट किया जाए। खैर, ये आईएएस का दुर्भाग्य भी यही है कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें सब पता होना चाहिए, उन्हें सब आना चाहिए। अरे यार, ह्यूमन लिमिट का भी कुछ ख्याल करो, वो भी कोई चीज होती है। सो खैर ठीक है। अब उसी वजह से जो ये मेंबर्स हैं इस कमेटी में, इसमें पीयूसी में,
तो ये कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इसमें जो मेंबर्स हैं ये भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं होंगे। अगर आप नहीं हो तो आपके बॉस जो एक एमपी है वो तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, तो खत्म बात हो गई यहाँ पे। नाउ इट्स रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी इन नेचर एंड नॉट बाइंडिंग ऑन मिनिस्टर्स। नहीं सुन रहे, दे दिया, हाँ ठीक, बाद में सब ठीक है, रख के चले जाओ यहाँ पे, बाद में देख लेंगे इनको, ऐसे बात होगी। ऐसे तो क्या ही काम हो लेगा। फिर अब आ जाओ डीआरएससी पे, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। अभी तक हम स्टैंडिंग कमेटी पढ़ रहे थे जो पब्लिक अकाउंट्स वाली थी, एस्टिमेट्स कमेटी थी, ये सब थी। अब डीआरएससी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा ये बनाई गई थी। अब 17 डीआरएससी थी 1993 में, इसको हमने 2004 में बढ़ा के 7 और जोड़ दी, अब हो गया टोटल 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटियां हैं इस समय, एज ऑफ नाउ, दैट इज द वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड। अभी इस लेक्चर के तहत यहां पे हम देखेंगे आज हमारे पार्लियामेंट के पास 24 डीआरएससी हैं। इन 24 में से जो 16 हैं वो काम करती हैं लोकसभा में, 8 करती हैं राज्यसभा में, ठीक है। हर डीआरएससी में होते हैं एग्जैक्टली 31 मेंबर्स, 31 मेंबर, 21 फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। अब ये 21 जो होते हैं ये आते हैं लोकसभा के स्पीकर को नॉमिनेट करते हैं, इधर जो 10 आते हैं ये नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के चेयरमैन। ओके, इजी। ये एक रूल, सेट ऑफ रूल समझ में आ गया। 31 ही होंगे, 21 और 10, 21 लोकसभा के चेयरमैन, लोकसभा के स्पीकर देंगे और 10 राज्यसभा के चेयरमैन देंगे। अब ये समझो कि इनका काम क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डीआरएससी आर टू सिक्योर मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी होती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, पार्लियामेंट यानी ये 550-700 लोग, ये लोगों में से जो 70-80 लोगों का मंत्री दल है एग्जीक्यूटिव, दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसको आगे लिखेंगे ऊपर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यही मंत्री दल। अब पार्लियामेंट मंत्री दल पे कब्जा कैसे करता है, वो ऐसे ही करता है डीआरएससी बना के। वो डीआरएससी क्या करते हैं, हर एक एग्जैक्ट मिनिस्ट्री पे सवाल करते हैं, हर मिनिस्ट्री से ऊपर पकड़ के उनसे बात करते हैं, तुम बताओ क्यों ऐसे, क्यों इतना पैसा ले रहे हो हमसे, क्या करोगे इतने पैसे का, और ये तुमने पैसा लिया तो करा क्यों नहीं अभी तक काम, तो ये बताएंगे। नाउ इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ये सीधी बात पूछते हैं, कहाँ है पैसा, लेके तो गए थे तुम, बहुत काम करा लोगे, काम करा लो, लाओ दिखाओ जरा, कहाँ खर्चा किया दिखाना जरा, ऐसे करते हैं। नाउ ये जो 24 डीआरएससी होते हैं, दे कवर अंडर देयर जुरिसडिक्शन, जो इनका जितना क्षेत्रफल है, जितना इनका जुरिसडिक्शन है, उसमें ही कवर करते हैं ऑल द मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सब कुछ पकड़ के इनको सब कुछ लेके आते हैं, लाओ सारा कच्चा चिट्टा खोलें तुम्हारा। नाउ यानी कितने होंगे टोटल, 31 मेंबर्स हैं, 24 कमेटियां हैं, टोटल इतना हो गया, ठीक बात है। इतने सारे मेंबर्स टोटली डीआरएससी में काम कर रहे होते हैं। अब 1 मेंबर कैन बी पार्ट ऑफ मोर देन 1 डीआरएससी, हो सकते हैं ये। नाउ so all members have opportunity to participate and understand and contribute to the functioning of the government। ये लोग सबके सब, अब जब डीआरएससी में मेंबर आप हो सकते हो, फिर तो आप सवाल पूछ सकते हो सरकार से डायरेक्टली, सरकार की मिनिस्ट्री में घुस के अंदर जाके, लाओ जरा किताबें लाओ अपनी, जो हम मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट पहुंचा देना सुबह तक ऑफिस में, देखना है तुम्हारा जरा, पूरा इस पर विचार करनी, चर्चा करनी है। नाउ इन मेंबर्स का टर्म फिर से 1 साल का ही होगा। नो मिनिस्टर कैन बिकम अ पार्ट ऑफ एनी डीआरएससी। आप मंत्री हो सरकार के, गुड, पर आपके ऊपर जो हमने एक ऐसा वॉचडॉग बिठा रखा है, जो ऐसा आपके ऊपर एक निगरानी रखने वाला हमने कमेटी बनाई है, वो उस कमेटी में आप नहीं बैठ सकते, सॉरी, वरना वो कमेटी बनाने का फायदा ही क्या हुआ। अगर कोई मेंबर है, सॉरी, अगर कोई मेंबर है और वो अपॉइंट हो गए एज ए मिनिस्टर आफ्टर नॉमिनेशन टू द डीआरएससी, तब उनको उस डीआरएससी से हटना पड़ेगा, देन ही और शी सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द कमेटी। साफ बात है, फेयरनेस रखने के लिए, नहीं तो फेयर ही नहीं होंगी। अब डीआरएससी के फंक्शन देख लो क्या क्या है। जब बजट गेट्स स्क्रूटनाइज्ड बाय डीआरएससी ड्यूरिंग रिसेस, बजट आया, बजट स्क्रूटनाइज हो रहा है, बजट की स्क्रूटनी चल रही है, रिसेस हो चुकी है, रिसेस के बाद आए हैं और सब लोग बैठ के उस पर चर्चा कर रहे हैं। इट क्रिएट्स अ रिपोर्ट ऑन ऑल डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ एवरी मिनिस्ट्री, कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना पैसा चाह रही है, जरा पूरा लिखो, पूरा हर एक इंडिविजुअल मिनिस्ट्री के हिसाब से लिखो, किसको कितना कितना पैसा चाहिए, क्या क्या ये मांग रहे हैं, क्या क्या इनको डिमांड इनकी शुरू हो गई है मांगना, ये करेंगे। फिर जो डीआरएससी होंगे, दे कवर अंडर देयर जुरिसडिक्शन ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। ईच कमिटी कैन ऑल्सो बी असाइन टू 1 और मोर मिनिस्ट्रीज। एक कमिटी है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी ऑन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ये कमिटी है डीआरएससी ऑन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आएगा, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी आ सकता है।
तो दोनों तीनों मिनिस्ट्री भी आ गई इसके अंदर। अब इसके बाद आफ्टर रिसेस अच्छा इसमें रेलवे भी काउंट कर लो फिर इसमें, ठीक है, फिर रेलवे भी आ जाएगी उसमें, क्योंकि रेलवे की अलग मंत्रालय क्या करोगे, ठीक है। जब पूरा मिनिस्ट्री ऑफ अगर वो DRSC ऑन ट्रांसपोर्ट है, दैट मीन्स जितने हमारे मार्ग होते हैं, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, जो भी हो, कुछ भी हो, फिर उसमें सब आएंगे, सारी मिनिस्ट्रियां, उन सबको उठा के फिर ये DRSC सबको बुला के सबके डॉक्यूमेंट लाई पूछेगी कि लाओ बताओ कितना खर्चा करने वाले हो तुम लोग, लाओ देखें। फिर अब इसके बाद आफ्टर रिसेस, जब रिसेस खत्म हो जाती है, व्हेन डिमांड्स आर, भाई रिसेस मतलब पता चल रहा है ना, रिसेस माने जो बीच का इंटरवल होता है, छुट्टी, जो लंच टाइम वैसा वाला, ठीक है। तो आफ्टर रिसेस व्हेन डिमांड्स आर प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज इन लोकसभा, फिर डिमांड्स आती हैं लोकसभा में, सरकार कहती है भाई मेरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल को इतना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ थर्मल एनर्जी को इतना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाइड्रो पावर को इतना चाहिए। फिर क्या होगा, द रिपोर्ट ऑफ DRSC विल बी प्रेजेंटेड सामने ही सामने इन फ्रंट ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, और लोकसभा के बाकी मेंबर्स कहेंगे भाई साहब जो DRSC है आपकी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट, उस DRSC ने तो इतना फ्लैग किया है कि इतना खर्चा ज्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या क्या वजह क्या है, लिखित में दो, लिखित में दो, यानी तो ओरल जवाब दो, हम नहीं जानते। तो सरकार को जवाब फिर देना पड़ेगा कि हाँ साहब मेरी मिनिस्ट्री को इतना पैसा क्यों चाहिए, हम बता रहे हैं क्यों चाहिए, क्या पता कोई एकदम अनफोर्सीन सर्कमस्टांस आ सकता है, कोई खर्चा हो सकता है, हमने कभी सोचा नहीं था, इसलिए पैसा मांग रहे हैं, दे दो ना, तो ऐसा हो सकता है। नाउ डिटेल्स ऑफ द डिमांड्स इज डिस्कस्ड एंड मेंबर्स कैन मूव कट मोशंस। कट मोशन याद आ गया, कट मोशन लगाना, ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट पे अपना असहमति जताना, जो भी है, ठीक है। नाउ वोटिंग हैपेंस इन द लोकसभा ऑन दीज डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, फिर डिमांड होती है, फिर डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग होती है। अब फिर डिमांड्स बिकम्स ग्रांट, फाइनली जब वोटिंग यस हो जाती है, वोटिंग डन, क्या भाई पार्लियामेंट की तरफ से ओके। अगर DRSC पिक्चर में नहीं रहे, DRSC पिक्चर में नहीं है, DRSC का रोल नहीं आ पा रहा है, एंड द बजट इज प्रेजेंटेड फॉर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, दैट मीन्स कि पार्लियामेंटेरियंस वोंट बी हैविंग एनी आइडिया ऑन द टेक्निकलिटीज। क्या करोगे फिर, इनसे कैसे उम्मीद है, अगर ये DRSC ना हो, अगर ये स्टैंडिंग कमेटियां ना हो जो डिपार्टमेंट रिलेटेड हैं, तो कौन बताने वाला है इनको, कौन ही इनसे कुछ कह पाएगा कि पार्लियामेंटेरियन मालिक MP आप जो साइन करने जा रहे हो, जिसपे आप आए खड़े करके हाथ कह रहे हो यस यस, आपको पता भी है वो क्यों ले रहे हैं पैसा, वो कहेंगे क्यों ले रहे हैं हमें क्या पता, वो कहेंगे पहले सुन लेते हमारी बात, इसीलिए हाँ नहीं कहते, क्या ठीक है अब दे दिया। नाउ अब क्या करेगी कमेटी, एग्जामिन बिल्स पर्टेनिंग टू कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ये करेगी, ये यही काम होना चाहिए इनका भी। तो जो कंसर्न मिनिस्ट्री है और जो डिपार्टमेंट है उसके लिए जितने विधेयक आए हैं, उसके लिए जितने कोई बिल आए हुए हैं, वो चेक करेगी। कंसिडर एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, कि लाओ बताओ पूरे साल का कच्चा चिट्ठा दो, पूरा ब्यौरा दो निकाल के। इसके बाद कंसिडर नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड टू द हाउस। क्या है ये, नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमारी कैसी होनी चाहिए, कि हम भारत को अगले 10 साल में, 15-20 साल में हम कैसा देखते हैं, ठीक है। हम अपने डिपार्टमेंट के तहत, अपने डिपार्टमेंट का चश्मा लगा के, अपनी नज़र से जो हम देख रहे हैं कि भारत में ये चीज़ और ज़्यादा हो जाए। मान लो सरकार कह दे कि साहब ऐसा है, एक नई आनी चाहिए मिनिस्ट्री फॉर AI, ठीक है, मिनिस्ट्री फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस मिनिस्ट्री फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगे 10 साल में प्रारूप या रंगरूप ऐसा होगा। अब ये उस पर चर्चा कर सकती है DRSC के, तुमने कैसे, क्या आइडिया है तुम्हारा, लाओ जरा फिर से बताना, जरा फिर से बोलना, सुन नहीं पाए। तो ऐसे करके ये बात करेंगे कि अपना बताओ लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है आपकी, और जो बेसिक पॉलिसी बताओ मोटी मोटी, उस पर विचार करें। फिर आगे चलो, लिमिटेशंस क्या है इनके ऊपर, DRSC के ऊपर, यही जो DRSC है 24 है, ये बहुत सारी हैं। अब दे शुड नॉट कंसिडर द मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, दे शुड नॉट। कैसे करोगे भाई, जब आप अगर पूरे हर दिन मिनिस्ट्री काम कर रही है, सुबह सुबह ऑफिस, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक सब जा रहे हैं, अब बहुत काम हो रहे हैं दिन भर, ऊपर से नीचे तक काम हो रहे हैं, सब चीज तुम पूरा पूछ लोगे सबसे, कितनी बार गए, कितना पेट्रोल लगा गाड़ी में आने जाने में, सब काम करा लोगे आप, नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। दे शुड नॉट जनरली कंसिडर द मैटर्स विच आर कंसिडर्ड बाय अदर पार्लियामेंट्री कमिटीज। कैसे करोगे, जब उन पार्लियामेंट्री कमिटी वो इसीलिए बैठी है वहां पे कि वो दूसरा अपना काम कर सकें, तो DRSC उस काम को क्यों उठा रहा है। नाउ they are only advisory in nature and have no authority to enforce its recommendation। अपनी कोई उनके रिकमेंडेशन इन्फोर्स ही नहीं हो पा रही है, वो जो कहते जा रहे हैं, पार्लियामेंट कह रही है, मिनिस्ट्री कह रही है हाँ गुड थैंक यू, आपके सजेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सजेशन की टेबल अपनी टेबल पर रख के चले जाइए, बाय, ऐसे कर सकती है। नाउ इसके मेरिट देखो अब क्या क्या है, मेरिट्स ऑफ DRSC सिस्टम इन पार्लियामेंट क्या क्या है। पहली बात तो देयर प्रोसीडिंग्स आर डिवॉइड ऑफ एनी पार्टी बायस, कोई पार्टी बायस नहीं होता उसमें। ये नहीं कि अगर इस पार्टी के हैं तो उसी पार्टी की हाँ हाँ करते जाएंगे, सब ओके डन है, नहीं, यहाँ पे ये कोई पार्टी बायस नहीं चलती है, डिवॉइड ऑफ पार्टी बायस।
द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय देम इज मोर फ्लेक्सिबल देन इन द लोकसभा। लोकसभा में क्या है, स्पीकर महोदय मैं एक रेजोल्यूशन लाने के लिए एक मोशन का प्रस्ताव करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आपकी सहमति से, हाउस की मंजूरी से इस मोशन पे विचार हो, तब जाके इस रेजोल्यूशन पे विचार होगा कि ये काम करना है कि नहीं। नाउ यहां पे वो चीज नहीं है। डीआरएससीज आर वेरी सिंपल, 31 मेंबरों की टीम है, डायरेक्ट बात करते हैं, क्लियर बात करते हैं और बिल्कुल सटीक बात होती है, ठीक है। नाउ द सिस्टम मेक्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव वेरी मच मोर डिटेल्ड, क्लोज, इन डेप्थ एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कि ये वो मौका है जब पार्लियामेंट्री कंट्रोल दिखता है एग्जीक्यूटिव पे, ओवर एग्जीक्यूटिव, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ठीक है, और जब ये कंट्रोल होता है तो कैसा दिखता है, बहुत ही क्लोज, एकदम उनकी पैनी निगाह उनकी नहीं बचती है डीआरएससी की, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो उनसे बच के ना निकल पाए, ठीक है, मतलब बच के ना जा पाए। नाउ द सिस्टम एंश्योर्स इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, के सरकारी जो पैसा खर्चा होना है, ये पैसा पहली बात तो कम खर्चो और सही खर्चो, ठीक है, ये देखेगी। एज द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स वुड नाउ बी, ये देखो क्या बी, खाली बी लिख दिया है, सो यहाँ पे बीई है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वुड नाउ बी मोर केयरफुल इन फॉर्मुलेटिंग द डिमांड्स। क्योंकि क्या होगा, अब जब डीआरएससी है तो डीआरएससी क्या करेगा, वो पूरा आपको इकोनॉमी बताएगा, एफिशिएंसी बताएगा, कैसे सरकारी खर्चे का कैसे होनी है। साथ में ये क्योंकि ऐसा बता रहा है, इस वजह से मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जितने भी हैं ये भी सचेत हो जाएंगे, ये भी अब अलर्ट हो जाएंगे कि यार डीआरएससी फिर फ्लैग कर देगा हमारे सारे खर्चे, हमारे सारे एक्स्ट्रावेजेंस, हमारे सारे जितने हमारे दफ्तरों पे जो खर्चे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो अब क्या होगा कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट भी अपने आपस में बड़े प्यार से, सहूलियत के साथ, आराम से पूरा अपना खर्चा पूछेगी, बताएगी हम खर्चा करने जा रहे हैं। नाउ they facilitate opportunities to all the members of the parliament to participate and understand सारी की सारी कि ये पार्लियामेंट, ये सरकार रन कैसे हो रही है आखिरकार, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू इट। जब आखिर अब जाकर समझ में आया कि मुद्दा क्या है, कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल को इतना पैसा क्यों चाहिए और क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया का कोल हमारे देश के कोयले से ज्यादा अच्छा है और हम कोयला इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो अब जाके एमपी को समझ में आएगा कि अच्छा इसलिए करते हैं, और बताना जरा अगर आपको पता हो तो क्यों करते हैं, ठीक है। दे कैन अवेल एक्सपर्ट ओपिनियन और पब्लिक ओपिनियन टू मेक द रिपोर्ट्स। डीआरएससी है, अब डीआरएससी कह देगी कि साहब मैं तो पब्लिक से पूछता हूं, पब्लिक में इतने अच्छे अच्छे लोग हो सकते हैं, जैसे कोई लॉ मिनिस्ट्री है, अब लॉ मिनिस्ट्री के पास कोई एक्ट आया है, और एक्ट क्या है, मतलब विधेयक है अभी तो वो विधेयक के लिए उन्होंने कहा पहले इस विधेयक को करते हैं पब्लिक ओपिनियन के लिए, कि पब्लिक ओपिनियन जनता के लिए देते हैं, जनता को क्या लगता है, जनता को दे दिया, फिर एक्सपर्ट ओपिनियन बुला लिए। दे आर ऑथोराइज्ड टू इनवाइट एक्सपर्ट्स एंड एमिनेंट पर्संस टू टेस्टिफाई बिफोर देम एंड इनकॉर्पोरेट देयर ओपिनियंस इन देयर रिपोर्ट्स। कई बार ऐसा होगा, कोई बहुत बड़े नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कोई बहुत बड़े प्रोफेसर, कोई और बहुत बड़ा लॉयर, कोई सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर, तो उनको स्टैंडिंग कमेटी ऑन द लॉ मिनिस्ट्री वो बुलाएगी, कहेगी कि जरा हमारे साथ बैठिए और हम जितने भी हम 31 मेंबर हैं, हम लोगों को आपकी हेल्प चाहिए, हमारे 31 मेंबर और हमारा जितना स्टाफ है इन सब लोगों को हेल्प चाहिए, आप जैसे एमिनेंट पर्सन की, एमिनेंट जूरिस्ट की, एमिनेंट लॉयर की, कि हमें बताओ कि इस लॉ में आपको क्या दिख रहा है गलत, और भी कुछ हो सकता है जो ऐड करना हो, जो रह रहा हो, जो हमसे छूट रहा हो, तो इनको बुला सकती है, ठीक है। अब इसमें जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं एंड द राज्यसभा कैन नाउ प्ले अ ग्रेटर रोल इन एक्सरसाइजिंग फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स भी हैं इसमें। अब ये राज्यसभा इसमें हेल्प कराती है। ये सारे डीआरएससीज हैं, ये आपकी बुक में भी लिस्ट लगी हुई है। अब ये पूरी लिस्ट याद करोगे कोई सेंस नहीं बनता है। जैसे कमिटी ऑन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये क्या देखेगी, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मंत्रालय देखेगी, ठीक है। अब कमिटी ऑन कोल माइंस एंड स्टील क्या देखेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ऐसी चीज देखेगी। अब जैसे ये है कमिटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर, तो ये क्या क्या देख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। ये ऐसी चीजें देखेगी। ये ऐसी करके 24 कमेटियां हैं। तो कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मंत्रालय, ट्राइबल अफेयर्स, और ये अपना माइनॉरिटी अफेयर्स, ऐसे करके हमारी सारी मंत्रालय की अगेंस्ट सारी मिनिस्ट्री हमारी खड़ी हुई है, ठीक है। अब ये मिनिस्ट्रियां एक एक करके पूरा का पूरा पकड़े हुए हैं सरकार को, और पूरा पूरा कह रही है कि तुम बताओ पहले अपना
खर्चा, सारा खर्चा कच्चा चिट्टा सब चीजें और सामने लाओ, ठीक है। अब बाकी स्टैंडिंग कमेटियां देख लो आप। अभी हमने देख ली बाकी बची हुई, अब हम देखेंगे जो ये 17 एक तरफ थी, 17 में से हमने इनको 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। कमेटी ऑन, भाई ये है कमेटी ऑन इंक्वायरी, कमेटी हाउसकीपिंग कमेटी, कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ हाउस, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, बस उसमें। तो इसमें 3, इसमें 4, इसमें 6, उसमें 4, ऐसे करके हमने बांट दिया। अब कमेटी टू इंक्वायर में ये जो 3 कमेटियां हैं कैसी कैसी है, कमेटी ऑन पेटिशन, कमेटी ऑफ प्रिविलेज और एथिक्स कमेटी, ठीक है। सिंपल सिंपल है। अब कमेटियां छोटी छोटी हैं, अभी देखते हैं इनको एक एक करके। तो जो कमेटी ऑन पेटिशन है ये सिंपली बोल रही है कि ऐसा हो रहा है कि टू सेफगार्ड राइट्स ऑफ सिटीजन्स, क्योंकि लोगों के अपने अधिकार भी हैं, तो लोग क्या करते हैं कि सरकार को चिट्ठी लिखते हैं या पार्लियामेंट को चिट्ठी लिखते हैं, और पार्लियामेंट को चिट्ठी लिख के कहते हैं कि हमारी ऐसी राय है इस फलाने बिल के ऊपर, कृपया इस बिल पे आप दोबारा पुनर्विचार करें। तो ये एक कमेटी बना दी गई, कमेटी ऑन पेटिशन। अब टू सेफगार्ड राइट्स ऑफ सिटीजन्स, इट इज इंपॉर्टेंट दैट सिटीजन्स हैव राइट टू पेटिशन इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को अपना पेटिशन दें, अपना वो प्रार्थना दें कि साहब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि कृपया अपने इस बिल पे आप संज्ञान ले लो और हमारी पेटिशन का को नजरअंदाज मत करना, और इस बिल पे दोबारा चर्चा होनी चाहिए, ये एक्ट गलत है, ये फलाना ये गलत है, ये सही है, ठीक है, ये चीज। अब कौन करेगा, बाय एन इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑन मैटर्स पर्टेनिंग टू यूनियन सब्जेक्ट्स, उस पे पार्लियामेंट के पास चिट्ठियां जाएंगी। अब ये पेटिशन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एनी बिल विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड और पेंडिंग इन राज्यसभा लोकसभा, ठीक बात है। जो बिल अभी अटका हुआ राज्यसभा लोकसभा में किसी में, उसके खिलाफ पेटिशन जा सकती है। या ऑन एनी मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई जनहित के मैटर कोई है जो सरकार को सुनवाई करनी है, सरकार तो सुन नहीं रही, पार्लियामेंट को भेज दी चिट्ठी, तो सरकार पार्लियामेंट में तो जवाब देगी देगी, इसलिए वहां भेज दी। अब अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ इनजस्टिस कमिटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी, के किसी सरकारी अधिकारी ने, किसी सरकारी अथॉरिटी ने कोई गलत काम किया है, उसके खिलाफ पिटीशन भेज दी। किसने भेजी, कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक इंडिविजुअल या कोई एसोसिएशन ने भेज दी। अब इसका जो फाइल और इसका तरीका है भेजने का, फाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द पिटीशन आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ लोकसभा राज्यसभा, कभी देख लेना, समझ में आ जाएगा भाई लोकसभा राज्यसभा में क्या क्या होता है। वहां पे पूरा लिखा जाता है कि आज आज ये डिस्कस होगा, अगले दिन ये डिस्कस होगा, अभी स्पेशल सेशन चल रहा था तो अपडेट होता है लोकसभा में इसकी साइट पे कि हमने आज क्या क्या किया, कल क्या क्या करेंगे, ये सब चीजें। नाउ लोकसभा कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स एंड राज्यसभा कमेटी कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स। अपने हाउस के दोनों कमेटी ऑन पिटीशंस हैं। अब इस कमेटी का फंक्शन देख लो क्या है, रिव्यू एंड एग्जामिन द पिटीशंस रिसीव्ड, के जो चिट्ठियां आई हैं, जो प्रार्थनाएं आई हैं पार्लियामेंट के पास, उन प्रार्थनाओं को रिव्यू करो, पढ़ो और ये बताओ वेदर दे शुड बी, इस हाउस में लाई जाए वो कि नहीं लाई जाए, वेदर दे शुड बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट और नॉट। ये बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेमोक्रेसी में। नाउ अगला चलो, कमेटी ऑन प्रिविलेज, ये अभी पहली वाली कमेटी टू इंक्वायर में ही आ रहा है। अब हाँ कमेटी टू इंक्वायर, हाँ ठीक है। इट एग्जामिन्स एनी क्वेश्चन ऑफ privileges referred to it by the house or by the speaker of लोकसभा और चेयरमैन। क्या हो रहा है, कुल मिला के क्या है, आपको ये वर्ड अगर याद हो पुराने क्लास से, तो ये वर्ड कहता था एक इंपॉर्टेंट ब्रीच, याद है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। अब जब प्रिविलेज जो इनको एमपीज को मिली हुई है, तो क्या कहती है ये प्रिविलेज कि क्या हो सकता है, कोई एमपी ने अगर कोई चीज की इंक्वायरी करी है, कोई चीज की इंफॉर्मेशन मांगी है, सरकार नहीं दे रही है, या कोई एमपी ने कोई डॉक्यूमेंट की गुजारिश करी है सरकार से, सरकार ने वो डॉक्यूमेंट दिया लेकिन ठीक नहीं दिया, इंफॉर्मेशन गलत लग रही है उसमें, तो ये यानी क्या हो गया, हाउस की ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो गई। ठीक है, अब ये कमेटी क्या करेगी, कमेटी ऑन प्रिविलेज, ये कमेटी ऐसी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के जो क्वेश्चन आएंगे, इट एग्जामिन्स द क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेजेस, क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस रेफर्ड टू इट बाय द हाउस और बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये उसको एग्जामिन करती है कि ये जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुई है, अब इसके आगे क्या किया जाए, इसको क्या करें, क्या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है भी कि नहीं है, ये प्रिविलेज का कोई ब्रीच है कि नहीं, ब्रीच माने तोड़ना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे होता है। तो सिंस दे माइट नीड टू इन्वेस्टिगेट, अब क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्या ये सही बात थी कि नहीं, ये अब चेक करेंगे, एक इसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ, क्वेश्चन मतलब एक ये है क्वेश्चन ऑफ
फैक्ट। अब ये कुल मिला के एक क्वासी जुडिशियल सेमी जुडिशियल रोल प्ले कर रहा है। ये कमेटी एक सेमी जुडिशियल रोल प्ले कर रही है, यानी कि ये तय कर रही है कि ये जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुई है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि नहीं, ये हुई भी है कि नहीं हुई है, और अगर हुई है तो इसकी सजा आगे क्या है। ठीक है, लोकसभा से आते हैं 15, राज्यसभा से आते हैं 10। ये अपने अपने हाउस की दोनों कमेटियां हैं। ठीक है, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस ऐसे चलती है। फिर एथिक्स कमेटी। अब एथिक्स कमेटी राज्यसभा में बनी थी 1997 में पहले, फिर लोकसभा में बनी 3 साल बाद। लोकसभा में है इसमें कुल मिला के 15 मेंबर, इसमें है हमारे 10 मेंबर। अब ये एनफोर्स कराती है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के जितने हमारे ये जो एमपी हैं, ये सबके सब एमपी राज्यसभा लोकसभा अपने अपने हाउसेज में बर्ताव कैसा कर रहे हैं। इट एग्जामिन्स द केसेस ऑफ मिसकंडक्ट एंड रिकमेंड्स एप्रोप्रिएट एक्शन। के बदतमीजी कर रहे हैं, ये हुड़दंगाई कर रहे हैं, ये सदन में पेपर उछाल रहे हैं, ये सदन में माइक निकाल निकाल के फेंक रहे हैं, तो अब ये चीज गलत है। अब ये इस चीज को एग्जामिन करेंगे कि ये मिसकंडक्ट का केस है एंड दस इट इज एंगेज इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन पार्लियामेंट। क्या ये सस्पेंड होने चाहिए कि नहीं पूरे सेशन के लिए, क्या इनको एक्सपेल किया जाए कि नहीं, क्या इनको ये सब किया जाए कि नहीं। फिर आओ कमिटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल में, जिसमें है पहला एक कमिटी ऑन गवर्नमेंटल एश्योरेंस, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल। फिर आगे कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ ST/STs, कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एंड जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिसर्स ऑफ द प्रॉफिट। तो गवर्नमेंटल एश्योरेंस क्या कहता है, आई एम सॉरी, दिस कमिटी एग्जामिन्स द एश्योरेंसेस, प्रोमिसेस एंड अंडरटेकिंग्स गिवन बाय द मिनिस्टर्स। क्या हुआ है, यानी कि क्या करती है सरकार, बहुत बार ना एश्योरेंस देती है कि हम गारंटी दे रहे हैं, हम इतना भरोसा दे रहे हैं कि बैंक में लोगों का जो पैसा है, भले ही लोगों ने पैसा जमा किया है 25 लाख रुपया अकाउंट में, पर उनका गारंटी है खाली 5 लाख की या 1 लाख की, जो भी है, खैर ठीक है। और भी जो सरकार कभी एश्योरेंस देती है, कोई प्रॉमिस देती है, कोई अंडरटेकिंग देती है कि हाँ साहब हम गारंटी दे रहे हैं। जैसे गवर्नर की गारंटी होती है हमारे करेंसी पे, हमारे नोट्स पे, ठीक है, तो वो अंडरटेकिंग देता है कि मैं धारक को 500 रुपए या 100 रुपए अदा करने की गारंटी देता हूं अगर धारक के पास ये नोट है तो। ठीक है, तो यानी कि वो एश्योरेंस है, यानी कि वो प्रॉमिस है। अब फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड रिपोर्ट्स ऑन द एक्सटेंट टू विच दे आर बीन कैरिड थ्रू, कि ये जो प्रॉमिस दे रहे हैं ये पहली बात तो वाजिब है कि नहीं, ये लाजमी है कि नहीं ऐसा प्रॉमिस देना, और अगर दिया भी है तो प्रॉमिस को कितना फुलफिल किया गया है, प्रॉमिस कितना भयंकर था, प्रॉमिस कितना आगे जा पाया, प्रॉमिस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो लोकसभा में आते हैं 15 मेंबर, राज्यसभा में आते हैं 10 मेंबर, एक ही तरीके से। ठीक है, दोनों। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1953, 53 में उसकी स्थापना हुई थी। छोटी छोटी कमेटियां हैं। नाउ कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन माने वही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी कि पार्लियामेंट के पास तो बहुत बड़ी बॉडी है ये, अब 550 लोग मिलकर बैठ के कानून नहीं बनाते हैं, तो क्या करते हैं, पार्लियामेंट काम डेलीगेट कर देती है कि यू डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ मी। ठीक है, आप मेरे लिए ये काम करो, मैं कहता हूं कि मैं आपको ऑथोराइज कर रहा हूं ये कानून बनाओ। जैसे पार्लियामेंट ने बना दिया एक एक्ट, एनिमल वेलफेयर एक्ट, ठीक है, अब प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, तो पशु क्रूरता अधिनियम। अब इस एक्ट को बना के तो पार्लियामेंट ने खड़ा कर दिया, ठीक है, अब आगे काम जाने सरकार। अब सरकार को बोला कि अब तुम संभालना। सरकार ने बनाई एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, उसी एक्ट के तहत। अब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने कानून बनाए एक के पीछे बहुत सारे, ठीक है। तो यानी इसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि पार्लियामेंट ने खुद अपने ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी नहीं ली है। पार्लियामेंट ने अपने आप से इतना सामान लेके वो क्यों बैठे, उन्होंने कहा यूनियन एग्जीक्यूटिव तुम हो यार, तुम्हारा काम है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, सारे मिलो बैठो और एक अच्छा सा कानून बनाओ, बढ़िया सा। उन्होंने बना दिया, ठीक है। तो यही कमेटी क्या करती है, ये कमेटी एग्जामिन्स एंड रिपोर्ट्स टू द हाउस वेदर द पावर्स टू मेक रेगुलेशंस, रूल्स, बाय लॉज, सब रूल्स, ये सारे डेलीगेटेड बाय पार्लियामेंट और कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हो सकता है पार्लियामेंट ना दे, संविधान ने ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दे दिया हो एग्जीक्यूटिव को कि आपके पास पावर है, कार्यपालिका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आप लोग बैठ के इसी पे खुद से कानून बना लो। ठीक बात है, कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द एग्जीक्यूटिव आर बीइंग प्रॉपर्ली एक्सरसाइज्ड बाय इट और नॉट। के ये कमेटी एग्जामिन करती है ये जो डेलीगेट किया है लेजिस्लेशन, जितने आपने जो रेगुलेशन, रूल्स, सब रूल्स, बाय लॉज बनवाने थे, ये क्या एग्जीक्यूटिव सही से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब बोथ हाउसेज में
दिस कमिटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, ये भी बनी थी 1953 में। ठीक, ऐसे। नाउ कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल। कमिटी, ये कमिटी बहुत क्या है, आसान ही काम है, इसमें है ही क्या, मतलब डॉक्यूमेंट्स आते हैं पार्लियामेंट में। अब ये पेपर्स, जो पेपर होते हैं कुल मिला के, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, कागजात सारे पेपर्स आर लेड ऑन द टेबल इन ऑर्डर टू सप्लाई अथॉरिटेटिव फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन टू द हाउस। साफ बात है कि हाउस के मेंबर्स को इंफॉर्मेशन मिले, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिले, सब्सटैंटिव फैक्ट मिले उनको। तो अब दिस इनेबल्स मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, फिर मेंबर्स उस पर डिबेट करते हैं इन द मीनिंगफुल मैनर, कि हाँ अब उन्हें पता तो है किस बात पर डिबेट करनी है और कितनी डिबेट करनी है, किस क्या क्या डिबेट करनी है, मालूम पड़ गई उनको। अब ये जो पेपर्स आए हैं, तो मिनिस्टर्स एंड प्राइवेट मेंबर्स बोथ ले पेपर ऑन द टेबल। ये जो पेपर आते हैं, ये कोई प्राइवेट मेंबर भी कह सकता है कि देखो साहब, मैं फलानी कमेटी का मेंबर था और मैं उस कमेटी का मेंबर था, तो मैंने वहां पे ऐसे सारे अपने डॉक्यूमेंट देखे हैं सरकार के, लो आप सब पढ़ो ये सारे के सारे। तो मिनिस्टर ने भी तो एक प्राइवेट मेंबर भी रख सकता है और कोई मिनिस्टर भी रख सकता है जो कहता है साहब मैं मंत्रालय का अपना मंत्री हूं और मैं इस मंत्री और मैं ये मंत्री होते हुए ये सारे कागज आप सबको दिखाना चाहता हूं। अब जब कोई पेपर आ जाता है, इज लेड ऑन द टेबल, इट बिकम्स ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द हाउस एंड अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। फिर ये आप वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हो, इट बिकम्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द हाउस। कभी खोली नहीं होगी यादों ने, तो खोल लेना, कभी कभी देख लेना। नाउ टू एंश्योर while doing these papers, क्या हो रहा है कि I'm sorry, तो अब ये जब पेपर पकड़ाए जा रहे हैं सारे एमपीस को, तो पार्लियामेंट मेड कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल। ये कमिटी ही काम कर रही है। ये कमिटी 75 में बनी थी, इसमें भी लोकसभा से 15 आए, राज्यसभा से अपने 10 आए। ये कमिटी देखती है पेपर्स आर लेड आइदर इन कंप्लायंस विद स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या तो ये जो पेपर आए हैं आइदर दे आर इन कंप्लायंस विद द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द वेरियस सेंट्रल statutes and rules of the procedures or in pursuance of the direction issued by the speaker from time to time। कि ये जो पेपर्स आए हैं जो सब एमपीस के हाथ में, ये सारे के सारे पेपर्स उन कुछ ही संविधानों के अपने उस संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों के वजह से आए हैं, उसके तहत आए हैं, या कोई जो सेंट्रल अपने कानून आए हैं, सेंट्रल जो एक्ट होते हैं उनके तहत ये पेपर आए हैं, या जो पार्लियामेंट का जो अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस है, जो दोनों हाउस के अपने अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स कोड जो होता है उनकी संहिता होती है कि कैसे पार्लियामेंट चलेगी, उसके तहत ये पेपर आए हैं, या इन परसुएंस ऑफ अगर डायरेक्शन किसी स्पीकर ने, चेयरमैन ने, किसी ने दी है तो उसके तहत ये पेपर आए हैं। सब चीज की कमेटी इस चीज की जांच पड़ताल करती है कि जो पेपर आए हैं क्यों आए हैं, किस अथॉरिटी के तहत आए हैं, किस कानून के तहत आए हैं, किस संविधान के प्रावधान के तहत आए हैं। ठीक है, अब कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज, सिंपल बात है, नाम समझ में आ रहा है क्या चीज करती होगी ये। तो इट एग्जामिन्स ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक बात है कि जो अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं, हम इनके वेलफेयर के लिए यूनियन गवर्नमेंट कितना कितना काम कर रही है, लाइक इंप्लीमेंटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, सेफगार्ड्स, वर्किंग ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स एटसेट्रा। के जो अनुसूचित जातियां जनजातियां हैं, इनके बेहतरी के लिए और अच्छे इनके वेलफेयर के लिए काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या जो इनके लिए सेफगार्ड हैं कि नहीं, क्योंकि इनका शोषण और ना हो, ये सब। तो इट एग्जामिन्स द रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। इनकी जो रिपोर्टें आती हैं, इन दो आयोगों की रिपोर्ट, इनको भी ये कमेटी पढ़ती है। इस कमेटी में 30 मेंबर हैं, 20 फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, तो ये इसकी टोटल स्ट्रेंथ हो गई। अब आओ कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, महिला सशक्तिकरण, समझ में आ रहा है, 1997 में बनाई गई थी ये। इसमें 30 मेंबर हैं, 20 फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, नाउ इट एग्जामिन्स द रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी रिपोर्ट ये कमेटी पढ़ती है। ठीक है, एंड एग्जामिन मेजर्स टेकन बाय यूनियन गवर्नमेंट टू सिक्योर स्टेटस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन इन ऑल फील्ड्स। ठीक है, ये काम कर रही है कि पहले तो अपनी जो देश का राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी एनसीडब्ल्यू का चेयरमैन पता कौन है, चेयरवुमेन कौन है, चेयरवुमेन अगर नाम पता हो तो बताना जरूर। ठीक है, तो वो जो रिपोर्ट आती है वो बताती है ये। इसके अलावा ये बताती है कि क्या सरकार ने जो कदम उठाए हैं टू इंश्योर स्टेटस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑफ वुमेन, ये ठीक है कि नहीं, एडिक्वेट है कि नहीं, जरूरी है ये देने बहुत कि
जो महिलाओं को, हमारी आधी आबादी को पूरा पूरा उनका हक दिलवाने की जो सरकार ने जिम्मेदारी ली है वो उठा रही है कि नहीं। नाउ जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अब नाम समझ में आ रहा है, जॉइंट कमिटी है ये। तो जॉइंट कमिटी क्या करेगी? दिस कमिटी एग्जामिन्स द कॉम्पोजिशन एंड कैरेक्टर ऑफ कमिटीज एंड अदर बॉडीज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल, स्टेट एंड यूटीज एंड द यूटी गवर्नमेंट्स। मतलब क्या है कि ये देखती है कि जो बाकी सरकारों ने या खुद की सरकार ने भी, यूनियन सरकार हो चाहे संघ देश की सरकार हो, चाहे स्टेट्स की अपनी अपनी सरकारें हों, चाहे यूटीज में जो सरकारें चल रही हों, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, या ठीक है, इन सारे सरकारों में जो अपने अपने कमेटी बनाई गई हैं, अपने अपने अदर बॉडी ऐसी कोई बनी है, कोई इंडस्ट्रीज का कोई कमीशन बना हुआ है, या कोई फिक्की बनी है, कुछ और बनी है, तो क्या ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं? क्या ये पर्सन इसमें जो काम कर रहा है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो नहीं होल्ड कर रहा? अगर ये एमपी है तो इट रिकमेंड्स वेदर द पर्सन होल्डिंग दीज ऑफिसेज शुड बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नॉट। कि अगर कोई एमपी साहब हैं, पता चला वो निकले किसी स्टेट गवर्नमेंट के किसी अंडरटेकिंग के चेयरमैन भी, कैसे आप रह सकते हो भाई? आप तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चला रहे थे। तो ये कहेंगे नहीं नहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है वो। तो अब इस नहीं और हाँ का जो क्वेश्चन होगा वो जाएगा जॉइंट कमेटी के पास ऑन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें 15 मेंबर होते हैं, 10 फ्रॉम लोकसभा आते हैं, 5 फ्रॉम राज्यसभा आते हैं। कमिटी इज अ जॉइंट कमिटी, दोनों हाउसेस की एक सिंगल कमिटी है ये। फिर कमिटी रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, इसमें भी 4 कमिटियां हैं। कैसी कैसी? बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन, रूल्स कमिटी, कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस। ऐसी कमिटियां हैं। तो ये कमिटी पहली क्या कर रही है? बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। लोकसभा कमिटी होती है, कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर। राज्यसभा कमिटी होती है, कंसिस्ट ऑफ 11 मेंबर, इंक्लूडिंग स्पीकर ऑफ लोकसभा एज द चेयरमैन, इंक्लूडिंग चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज इट्स चेयरमैन, जो इन दोनों के अपने प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैं वो सब। ठीक है, तो द कमिटी रेगुलेट्स द प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस, के हाउस कब मिलेगा, अगले दिन कब उठेगा, सुबह या रात तक काम करना है तो कैसे करेगा भाई, कितने लोग रहेंगे यहाँ पे, कितने कम से कम रहने चाहिए, कौन कौन रहने चाहिए, वो सब बताएगा। ठीक है, फिर इट एलोकेट्स द टाइम फॉर डिस्कशन फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड अदर बिजनेस ब्रॉड बिफोर द हाउस बाय द गवर्नमेंट, कि सरकार कुछ बिल लेके आने वाली है, पहले ही उसको पढ़ के रेडी कर लो और बता देना लोकसभा को कि साहब बिल आने वाला है। नाउ अब जो दूसरी कमेटी होती है, दैट इज द कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशंस, ये भी जनरली सेम काम करती है, जनरली स्पीकिंग performs the same function in relation to private members bills and resolutions as the business advisory committee does in regard to government business। ठीक बात है? मतलब जो बीएसी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये बीएसी वही काम कर रही है जो करती है कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशन। क्योंकि ऐसे प्राइवेट मेंबर्स भी होते हैं, ऐसे एमपी, नॉर्मल एमपी जो हैं, जो सरकार के मंत्री नहीं है, तो वो एमपी भी अपने अपने बिल लेके आना चाहते हैं। वो एमपी कहते हैं साहब हमारी भी तो सुन लो, हम भी अपने जिले से आए हैं, हम भी अपना ऐसा एक बिल लाना चाह रहे हैं जो एक्ट बन जाए, तो इस एक्ट को बनने से पहले इस बिल पे चर्चा करवा लो यार। अब इस पे चर्चा करवाने के लिए इस बिल की पहले पढ़ाई होनी चाहिए। तो बिल की पढ़ाई कौन कर रहा है? दैट इज द कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशंस। अब यही काम सेम करती है बिजनेस एडवाइजरी कमिटी फॉर द गवर्नमेंट बिजनेस। जो सरकार का बिजनेस है वो देखेगी द बीएससी, और जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है उसका बिजनेस देखेगी ये बॉडी। ठीक है, अब उसी पे ही आ जाओ। यही जो कमिटी है, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशन, बहुत लंबा चौड़ा नाम है यार। ठीक है, दिस इज अ वेरी स्पेशल कमिटी ऑफ लोकसभा विच कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स ओनली। ठीक है, अब इंक्लूडिंग द डेप्यूटी स्पीकर एज इट्स चेयरमैन। डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के स्पीकर जी के सेकंड, उनसे डेप्यूटी, उनके दूसरे, बस। राज्यसभा के पास ऐसी कुछ नहीं होती है, डज नॉट हैव एनी सच कमिटी। इनका खत्म हो गया कहानी। अब राज्यसभा को क्यों दोगे? डज नॉट हैव एनी सच कमिटी फॉर द प्राइवेट मेंबर्स बिल्स, नहीं है इनके पास। नाउ दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी ऑफ राज्यसभा। ठीक बात है, क्योंकि लोकसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमिटी भी है और कमिटी ऑन CPMBR भी है। ठीक है, मैं छोटा बोल रहा हूं। ठीक है, सो राज्यसभा में CPMBR जैसा कुछ नहीं है। राज्यसभा में अपना बीएसी है जो यही काम कर रही है वहां पे प्राइवेट मेंबर्स बिल्स के लिए, प्राइवेट मेंबर्स के लोगों के लिए जो अपना बिल लेके आना चाहते हैं उनके लिए ये कमेटी वैसी बात करेगी। आ जाओ रूल्स कमेटी पे। समझ में आ रहा है रूल्स माने क्या? तो लोकसभा से आते हैं अपने 15 मेंबर,
राज्यसभा से आते हैं अपने 16 मेंबर, इंक्लूडिंग द स्पीकर एज इट्स चेयरमैन, इंक्लूडिंग राज्यसभा के चेयरमैन एज इट्स चेयरमैन, अपनी कमेटी के अपने अपने चेयरमैन। नाउ जो 118वां अनुच्छेद है संविधान में, इट प्रोवाइड्स दैट ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सदन के दोनों हाउसेस, सदन के दोनों संसद के दोनों सदन, तो ये दोनों के दोनों मे मेक रूल्स टू रेगुलेट द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। ठीक बात है कि दोनों हाउसेस, यानी आर्टिकल 118 कह रहा है कि पार्लियामेंट के अपने दोनों हाउसेस अपने आप से अपने अपने लिए रूल बना सकते हैं टू रेगुलेट द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, कि कैसे उनको चलना है, कैसे उनकी सुबह होगी, कैसे उनकी रात होगी, कैसे वो लोग मिलेंगे बैठेंगे, अपने विचार विमर्श, लड़ाई झगड़े, आपस में डिबेट, सब कुछ करेंगे। ठीक है, अब ये पार्लियामेंट्री रूल बुक में कैसे मेंशन है कि दिस कमिटी कंसिडर्स द मैटर्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस एंड रेकमेंड्स नेसेसरी चेंजेस, जो भी अमेंडमेंट्स और एडिशंस टू द रूल्स ऑफ द हाउस, के यही कमिटी है जो ये सारे के कैसे प्रोसीजर का कैसा होना चाहिए, प्रोसीजर कैसे आगे हम हाउस अगला कितनी देर लंच ब्रेक ले, कितने 2 बजे बाद कितनी देर तक और बैठे काम करे, या कंडक्ट ऑफ बिजनेस अब हाउस में कैसा होना चाहिए, क्या पर्चे बंटने चाहिए, या आईपैड मिल जाना चाहिए हर एक को, या कंप्यूटर मिल जाना चाहिए हर एक को, उसकी डेस्क पे पेपर बचाना है, ये सब करना है। तो ऐसी वाली जो विचार होंगे ये जाएंगे रूल्स कमेटी के पास। ठीक है, अब रूल्स कमेटी के पास से आगे चलो, फिर हम चलेंगे कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस। आपको याद होगा मैंने बताया था कि कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हो सकता है अगर वो छुट्टी ले जाए ज्यादा ही बिना बताए। ठीक है, कितनी कितनी छुट्टी बताए, पता है, बताना अगर पता हो तो ये लोकसभा की अपनी कमेटी होती है, कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स होल्डिंग ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए आ रहे हैं ये। यहां पे ये कमिटी कंसिडर्स ऑल एप्लीकेशंस फ्रॉम मेंबर्स फॉर लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस। अगर कोई भी मेंबर 60 दिन से ज्यादा के लिए बिना परमिशन छुट्टी ले गया, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिना बताया ही नहीं, कहाँ है पता नहीं है इनके, ये गए हुए हैं, आए ही नहीं, अपने घर से ही नहीं निकले हैं 2 महीने से, और ये कहीं बाहर लंदन घूम रहे हैं, कहीं गए हुए हैं, पर हाउस को सूचित करके नहीं गए हैं। दिस मीन्स कि इस कमिटी के पास अब इनके पास जवाबदेही आ चुकी है। ये कमिटी उनको शो कॉज नोटिस भेजेगी कि आप बताइए आपको हाउस से सस्पेंड क्यों ना करें, हाउस से डिस्क्वालीफाई क्यों ना करें, हाउस आपकी सीट वेकेंट क्यों ना करें। ठीक है, तो फिर अब ये मेंबर अगर जो एब्सेंट हो गए हैं, फिर इन मेंबर को अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, नहीं नहीं साहब मुझे छुट्टी दे देते, मुझे काम था, मैं बीमार था, मैं ये था वो था, जो भी है। फिर इनकी जो रिपोर्ट होगी इसमें ये बताएंगे, इट मेक्स रिकमेंडेशंस विद रिस्पेक्ट टू ईच केस एज टू वेदर द एब्सेंस शुड बी कंडोन्ड और लीव अप्लाइड ग्रांटेड, और वेदर द सर्कमस्टांसेस, जो भी ऐसे हालात हैं ऑफ द केस जस्टिफाई दैट द हाउस शुड डिक्लेयर द सीट ऑफ द मेंबर वेकेंट। के अब बताओ, इस कमेटी ने शो कॉज नोटिस दे दिया कि बताओ आपको सस्पेंड क्यों ना करें या आप पे एक्शन क्यों ना लें, आप बताओ पूरा पूरा। फिर ये वो एमपी साहब जो होंगे जो छुट्टी पे गए हुए थे 2 महीने से ज्यादा, वो एमपी साहब लिखित में जवाब देंगे कि साहब मैं इसलिए फलानी कारण की वजह से मैं जो है मैं सदन में नहीं आ पाया और मुझे प्लीज मुझे छुट्टी की इजाजत दें। तो अब क्या होगा, या तो वो ये कमेटी इस लीव को, इस जो ये जो एब्सेंस हुई है, या तो उसको कंडोन करेगी वो, या तो वो इसको कंडोन कर देगी नहीं नहीं ऐसे नहीं, या वो लीव अप्लाइड ग्रांटेड कर देगी, हाँ ठीक है छुट्टी दे दी गई, या फिर वो ये और बताएगी कि क्या अब इस पर और एक्शन लिया जाए और क्या ये 2 महीने की छुट्टियां वारंट करती हैं कि इन मेंबर साहब की जो सीट है उसको खाली कर दो और ये काम लायक नहीं रहे, ये छुट्टियां ज्यादा ले रहे हैं। अब हाउसकीपिंग कमेटी, हाउसकीपिंग समझ में आ रहा है, जैसे होटल्स में होते हैं हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, तो ऐसा ही ये कुछ ऐसा ही है। हाउस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी, जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मेंबर्स एंड जनरल पर्पसेस कमेटी। ठीक है, तो हाउस कमेटी क्या करेगी, ये डील करती है, हाउस माने हाउस समझ में आ रहा है घर बस, तो इट डील्स विद द रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एंड अदर एमिनिटीज ऑफ मेंबर्स, यानी कि इसमें क्या क्या है, इनका लॉजिंग, ठीक है, लॉज माने मतलब ये कहाँ रहेंगे, लॉजिंग, फूडिंग, ये कहाँ क्या खाएंगे, कि क्या कितना खाएंगे, कब कब खाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, कहाँ पे, एटसेट्रा इन दिल्ली। ये जब दिल्ली में होते हैं तो ये सारे मेंबर्स में, ये सारे जब एमपीज, तो जब आप अपने ज़िले में अगर आप पता करना चाहो तो पता है आपको क्या मिलेगा, जब भी सेशन सत्र में होता है, जब भी हाउस सेशन में होता है, तो क्या होता है, सारे के सारे एमपीज को दिल्ली बुलाया जाता है कि आप पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, मेंबर हैं पार्लियामेंट के, तो आप लोग आइए दिल्ली, आपके रहने खाने की सुविधा यहाँ पे रखी जा रही है,
आप 550 लोग जितने भी हो अपने अपने जिलों से आइए, और तब आपको पता चलेगा कि उस 2 महीने 3 महीने के लिए आपके जिले में आपके एमपी नहीं मिलेंगे आपको। अगर आप जाओगे एमपी साहब के निवास पे, एमपी साहब के कैंप कार्यालय पे, जहां पे भी, तो आपको पता चलेगा कि एमपी साहब इस समय हैं ही नहीं, अपने 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 निवास में नहीं है, 2 महीने 3 महीने के लिए दिल्ली गए हुए हैं क्योंकि सदन सत्र में है। तो जब वो ऐसे केस में जब वो दिल्ली में होते हैं तो वो कहाँ रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसा खाना जा रहा है उनके यहाँ, सब चीज़ों की सारी सुविधा। तो दिस कमिटी डील्स विद रेसिडेंशियल अकोमोडेशंस एंड अदर एमिनिटीज ऑफ मेंबर्स। सब मिलती है इनको, कितना इनको भत्ता मिलना चाहिए, कितना रहना खाना सब कुछ मिलना चाहिए, कहाँ रहेंगे ये सब। तो हाउस कमेटी ऑफ लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर एंड राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स। ये सब होते हैं। तो इनकी भी जब जिम्मेदारियां हैं तो हैं ही, जिम्मेदारी क्या करें। अब आओ चलो लाइब्रेरी कमेटी पे। ये भी एक जॉइंट कमेटी है ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। 6 फ्रॉम लोकसभा, 3 फ्रॉम राज्यसभा। आपको पता है पार्लियामेंट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत ज्यादा बड़ी, और उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें हैं, खूब सारी, जो ऑफकोर्स ये सारे एमपी तो पढ़ते ही होंगे। तो अब चेयरमैन विल बी अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। इस कमेटी के जो चेयरमैन होंगे एंड फ्रॉम द अमंग इट्स मेंबर्स। इन 9 लोगों में से स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होंगे तो वो इस कमेटी के चेयरमैन का अपने आप से वो नॉमिनेशन करेंगे। अगर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा इज मेंबर देन ही शैल बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन। ऑटोमेटिक ये अगर जो डेप्यूटी स्पीकर हैं अगर वो लोकसभा के, तो वो इस कमेटी का हिस्सा हैं, दैट मीन्स वो ऑटोमेटिक इस कमेटी के चेयरमैन बन गए बस। अब ये कमेटी कंसिडर्स ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट की अपनी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है वहां का, तो एंड असिस्ट द मेंबर्स इन यूटिलाइजिंग द लाइब्रेरी सर्विसेज। क्योंकि लाइब्रेरी का यूटिलाइजेशन तो बहुत होता ही होगा, पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग हैं जो किताबें पढ़ते ही होंगे वहां जाके। तो अब इन लोगों के लिए जो क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या इनके यूटिलाइज किया जाए, तो चीज़ों को उसको दिखवाने के लिए लाइब्रेरी कमेटी बनी हुई है। फिर चलो जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो एक एक्ट आया था, मैंने आपको बताया था, तो एक एक्ट था, ये एक्ट था सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1994। इस एक्ट के तहत ये कमेटी बनाई गई है, सेम नाम, ठीक है, कमेटी ऑन सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब इस कमेटी में 15 मेंबर हैं, 10 फ्रॉम लोकसभा, 5 फ्रॉम राज्यसभा। साफ बात है। ये कमेटी का काम, इट फ्रेम्स रूल्स फॉर रेगुलेशन पेमेंट फॉर रेगुलेटिंग पेमेंट ऑफ सैलरीज। इट फ्रेम्स रूल्स फॉर रेगुलेटिंग पेमेंट ऑफ सैलरीज, अटक गया हमारा, हाँ, पेमेंट ऑफ सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यानी ये कमेटी वो रूल सेट करेगी कि पार्लियामेंट को कितनी सैलरी जाएगी, कितनी अलाउंस जाएगी, कितनी पेंशन जाएगी। ये फिर पेश होगा पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट उसको करेगा कि हाँ ठीक है, कमेटी ने यही अप्रूव किया है, डन, फिर यही होगा आपसे। नाउ आगे चलो, जनरल पर्पसेस कमेटी, सिंपल है, जो काम किसी और के पास नहीं वो इनके पास जाएगा। ठीक है, दिस कमेटी कंसिडर्स एंड एडवाइजेस ऑन मैटर्स कंसर्निंग अफेयर्स ऑफ द हाउस, यानी वो सारे अफेयर्स विच डू नॉट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी अदर पार्लियामेंट्री कमिटीज। ये वो सारे मैटर देखेगी जो किसी और कमेटी के सामने नहीं जा पा रहे होंगे, किसी वजह से, कोई मुश्किल हालात की वजह से, जो किसी और हाउस के पास नहीं पहुंचे वो इनके पास आ गए। और ये इनको काम देगा कौन? बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन राज्यसभा। जो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे या जो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, वो इस कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी को अपने अपने काम पकड़ा देंगे कि साहब कोई किसी कमेटी के पास समझ में नहीं आ रहा, इसको दो काम, आप कर लो इसको। नाउ लोकसभा में कौन कौन होते हैं लोकसभा कमेटी से? स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, मेंबर्स ऑफ पैनल और चेयरपर्सन। याद है, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, फिर एक मेंबर्स ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है, फिर चेयरमैन ऑफ ऑल स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ लोकसभा, फिर लीडर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज एंड ग्रुप्स इन लोकसभा, फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्पीकर। इतने सारे लोग एक इस कमेटी का हिस्सा है। इधर राज्यसभा में सेम चीज ऐसी चलेगी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन, फिर चेयरमैन ऑफ ऑल स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ राज्यसभा, लीडर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज एंड ग्रुप्स इन राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यानी इतने सारे लोग एक ही कमेटी के हिस्सा बने हुए हैं। अब चलो एक और कमेटी की तरफ, जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी जैसा काम नहीं करती है, थोड़ा सा कम काम करती है। क्या है ये? इसको बोलते हैं कंसल्टेटिव कमेटी। यानी समझ में आ रहा है नाम से ही कि इनसे कंसल्टेंसी ली जा रही है, इनसे बस सलाह मशवरा लिया जा रहा है। यानी कि ये अटैच की जाती हैं वेरियस सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के साथ। अब इसमें जो मिनिस्टर जो होते हैं वो ही चेयरमैन होते हैं उस कमेटी के। यानी कि ये क्या है
दीज कमिटीज आर कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि मेंबर्स वुड बी फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरे, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज या प्रॉपर मिनिस्टर, फुल मिनिस्टर, तो आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया था पार्लियामेंट चैप्टर में, मिनिस्टर, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चैप्टर में 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर पूरे वाले, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज, फिर ये अपने इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, या अटैच मिनिस्टर होते हैं, फिर डेप्यूटी मिनिस्टर भी होते हैं। तो या तो फुल पूरे कैबिनेट मिनिस्टर पूरे काउंसिल में, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज या अटैच्ड, वो सारे के सारे। तो जितने भी ये मिनिस्टर होंगे, दे एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ दैट मिनिस्ट्री। अब ये कौन बनवाता है? ये बनवाता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। दीज कमिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जो अपने आप से इकलौती मिनिस्ट्री है पार्लियामेंट्री अफेयर्स, वो बोलती है कि मैं बनाती हूं एक कंसल्टेटिव कमिटी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है, फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, या मैं बनाती हूं एक कंसल्टेटिव कमिटी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब ये क्या बना, इसको बनाने से फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये हुआ कि दे प्रोवाइड अ फोरम फॉर इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन द मिनिस्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एक इनफॉर्मल डिस्कशन कि सदन में जाके हंगामा करने से बेटर है, साहब आप मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं आपको एक कंसल्टेटिव कमेटी में रख रहा हूँ, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी से मैंने परमिशन ले ली है, तो एक काम करो, मैं हूँ लॉ मिनिस्टर, अब मैं लॉ मिनिस्ट्री कंसल्टेटिव कमेटी बना रहा हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैंने चुना है एक आपका एमपी, एक आपका एमपी, एक आपका एमपी, एक आपका एमपी, हम सब लोग बैठ के बात कर लेते हैं यहीं कहीं। तो ऑफिस में ही बैठ के बात हो गई है, यानी कि इट इज एन इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन द मिनिस्टर्स एंड द एमपीज ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मैनर ऑफ देयर इंप्लीमेंटेशन। कि इसके पहले किसी जॉइंट कमेटी के पास जाए, किसी सेलेक्ट कमेटी के पास जाए मेरा आने वाला बिल, हम लोग बैठ के आपस में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग ज्यादा उपद्रवी हो, आप लोग मानोगे नहीं बात को हाउस में, तो मुझे ये बता दो कि यहाँ पे आप कैसे काम करना चाह रहे हो। फिर लोग बोलेंगे नहीं नहीं आदित्य सर, आप तो लॉ मिनिस्टर बन गए हो, आप तो चुनाव लड़के आओ, पहले जीत के आओ, फिर जाके आप मिनिस्टर बन पाओगे। दूसरे, आपको क्या करना पड़ेगा कि इस बिल में से ये फलाना क्लॉज हटाना पड़ेगा। मैं कहूँगा नहीं हटेगा, फिर ये बोलेंगे नहीं हटेगा, तो ये बिल जा रहा है स्क्रूटनी के पास अपने स्क्रूटनी करवाने, मैं कहूँगा जाने दो, चलो देखता हूँ मैं। तो यानी कि एक डिस्कशन जो हो रहा है ये इनफॉर्मल हो रहा है, ये सदन के फ्लोर पे नहीं हो रहा है, ये वहां रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, ये वहां पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बनने जा रहा है, ये मैंने ऑफिस में बातें करी हैं अपने लोगों से, अपने किसी और एमपी से, बाकी अपने कॉलीग से, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ दिस कमिटी इज वॉलंटरी इन नेचर, मैक्सिमम मेंबर्स इज ऑफ 30 एंड मिनिमम 10। के मिनिमम तो मुझे 10 लोग तो रखने ही पड़ेंगे ऐसी कंसल्टेटिव कमिटी में जो कि मेरी मिनिस्ट्री से अटैच्ड हो कंसल्टेटिव कमिटी के तौर पे, ठीक है। नाउ दीज कमिटीज शैल स्टैंड डिसॉल्व्ड अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ एवरी लोकसभा। जब लोकसभा खत्म इनका काम खत्म, और जब नई लोकसभा आएगी दे शैल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यू लोकसभा। यहां पे हमारा ये छुटकू सा चैप्टर खत्म होता है। पार्लियामेंट्री कमेटी हमने यहां पढ़ लिया, इसके नेक्स्ट आएगा हमारा पार्लियामेंट्री ग्रुप्स पढ़ना, तो तब हम नेक्स्ट क्लास में वो देखेंगे। टिल देन यू स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड लक।